जाऊंगा एक्शन लेने के लिए। इससे पहले और कुछ कह पाता। वो कहता है द गोल्डन सर्कल। और सोल का सुपरिटेंडेंट कहता है तुम्हें कैसे मालूम? डेसन का कहता है सुपरिटेंडेंट मून चैंगो, आपको क्या लगा मुझे नहीं मालूम? तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या आपको ये पक्का यकीन है कि आप ये डर्टी फाइट को संभाल पाएंगे? मैं आपको ये एश्योर कर सकता हूँ, अगर मैं नीचे जाऊंगा तो चाहे जो हो जाए मैं अकेला नीचे नहीं जाऊंगा। जो लोग सोल में रहते हैं उन्हें लगता है कि हम कंट्री साइड के लोग हैं क्योंकि हम लोग वहां तक पहुंच नहीं पाए, लेकिन मेरे जैसे लोग सिंपली यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि हम यहाँ पर पैदा हुए हैं और यहीं पर बड़े हुए हैं। हमारे जैसे लोगों के पास कोई बैगिंग नहीं होती, और अगर एक बार हम अपनी पोजीशन से नीचे चले जाते हैं जो हमारी सुपरिटेंडेंट की है तो सब कुछ खत्म हो जाता है और फिर हमें अपनी पूरी जिंदगी बिना अथॉरिटी के जीनी पड़ती है। ये एक साफ साफ धमकी थी कि इसकी भी जो सुपरिटेंडेंट की जॉब है वो भी जा सकती है और बाद में उसे बिना अथॉरिटी के अपनी पूरी जिंदगी बतानी पड़ेगी। वो कहता है तो क्या हुआ, मैं क्या कह रहा हूँ, अपनी औकात में रहे, अपनी लिमिट में, चाहे वो तू है या मैं। अगर हम एक दूसरे को काटते रहेंगे तो क्या फर्क रह जाएगा? वही सुपरिटेंडेंट कहता है डेहुन मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता था। वो मून चैंग हो अब ओपनली आकर कोई हंगामा नहीं खड़ा कर सकता है, लेकिन हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं इसके बारे में कि वो लोग पर्दे के पीछे जाकर चीजें शुरू करना चालू कर देंगे। ये प्रिंसिपल था चोनिल हाई स्कूल का यानी ह्योंगसुंग के स्कूल का, और वो जाकर डेसन के सुपरिटेंडेंट के पास गया जिसके साथ वो मून चैंग वो ब्रोकर वाला सुपरिटेंडेंट बात कर रहा था। प्रिंसिपल कहता है थैंक यू सर। सुपरिटेंडेंट कहता है लेकिन क्या तुमको पक्का यकीन है इसके बारे में? जो गोल्डन सर्कल वाले लोग हैं कोई इजी अपोनेंट नहीं है। अगर वो लोग जो पावर के अंदर है डेसन के करप्शन को खोद कर बाहर निकालेंगे तो हम में से कोई भी इसको इग्नोर नहीं कर पाएगा। प्रिंसिपल कहता है मुझे मालूम है, मैं बड़े लंबे समय से इसी टीचिंग लाइन में हूँ, लेकिन आपको मालूम है ये तो एक पर्सन के लिए नेचुरल बात है कि वो जो पावरफुल होता है, जो कुछ करने के लिए तैयार होता है, उन्हीं की तरफ वो लोग झुक जाते हैं उसी के लिए। और मेरे लिए सियोल के सुपरिटेंडेंट बनने के बजाय म्यूजिक कंस्ट्रक्शन जो अंधा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं चोनिल हाई स्कूल के अंदर वो पहले आता है। आफ्टर ऑल गो चैन वो प्रोबेबली अगला चेयरमैन बनने वाला है म्यूजिक कंस्ट्रक्शन कंपनी का, और वही हमारे पीछे खड़ा है। सुपरिटेंडेंट कहता है लेकिन अगर जो करप्शन है वो एक्सपोज हो गया तो सब कुछ तुम्हारे लिए भी खत्म हो जाएगा। प्रिंसिपल कहता है हाँ लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मैं सुपरिटेंडेंट नहीं बना तब भी, अगर मैं चोनिल हाई स्कूल को एक प्रेस्टिजियस स्कूल बना सकता हूँ। मेरे सपने पहले आते हैं बाकी चीजों से, और मुझे नहीं लगता है कि हमें इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत होगी। और आप भी चिंता न करिए, जो बच्चा हमारे पीछे है वो बहुत ज्यादा चालाक है, और मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि आपकी पोजीशन को कुछ भी होने नहीं वाला है, कोई भी डेंजर नहीं है। वही ब्रोकर टेजुन को फोन लगाता है। वो कहता है टेजुन अभी हम एक सैंडविच सिचुएशन में फंस चुके हैं, अभी के लिए तुम उन बुलशिट जो प्रिंसिपल और टीचर कह रहे हैं उनको इग्नोर करो। अगर दोबारा तुम्हें कोई थप्पड़ मारने की कोशिश करे बस वहां से भाग जाओ, कम से कम वो लोग रिव्यू बोर्ड को कॉल नहीं करेंगे। टेजुन कहता है अगर उन लोगों ने मुझे एक्सपेल कर दिया तो? ब्रोकर कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अगर ऐसा होता है तो मैं तुम्हें दोबारा से सियोल में ले आऊंगा। टेजुन सोचने लगा ये ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कि इसने सब कुछ फिक्स कर दिया, लेकिन मैं तो कुएं और खाई के बीच में फंस चुका हूँ। अगर मैं इस जॉब को आधे अधूरे छोड़कर जाऊंगा तो मेरा जो रिश्ता है, मेरा टाइज चंग चांसू यानी ब्रोकर और मेरा ये लाइफस्टाइल सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और मैं अब आगे भी नहीं जा सकता। मुझे उसे इस पॉइंट पर हरास करना होगा, उसे असोल्ट करके लगातार, ताकि उसके जो ग्रेड है बहुत ज्यादा नीचे आ जाएं। लेकिन मैं इसके बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मैं तो किम ह्योंगसुंग के बॉडीगार्ड्स उनको भी पार नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसे कैसे क्रश करूंगा? लेकिन अगर मैं इस जॉब में सक्सेस हो जाऊंगा तो मुझे मिलेगा चंग चांसू यानी ब्रोकर का ब्लाइंड स्पॉट, यानी वो अंधा धुन होकर उसे सपोर्ट करेगा आगे आने वाले जो भी उसका मामला होगा। टेजुन कहता है ठीक है, लेकिन एक बात अपने दिमाग में डाल लो, इस सिचुएशन के अंदर मैं तुम्हारे पिछवाड़े को बचा रहा हूँ, ना ही कोई और। मैं चोई टेजुन। उस दिन के बाद चोई टेजुन जिसने डिस्टर्ब करा था पूरे के पूरे हाई स्कूल को, अपनी जिंदगी में पहली बार उसे एक आउटकास्ट की तरह फील हो रहा है, यानी हर कोई उसको अकेला छोड़ दिया। टेजुन अपने मन में कहता है इस साले बास्टर्ड्स, ये एक आउटडोर पीरियड है लेकिन किसी ने भी मेरे साथ बात नहीं करी, और जो भी लोग उसे देखते आपस में खुसफुस करने लगे। टेजुन गुस्से में कहता है साले ये फकर्स, मैं कसम खाता हूँ कि मैं इस जॉब पर सक्सेसफुल होकर जरूर जाऊंगा, चाहे जो हो जाए। खाली किम ह्योंगसुंग नहीं, ये सारे चोनिल के फकर्स, मैं इन सभी को रिग्रेट करवाऊंगा। इन लोगों ने मुझे जैसा ट्रीट करा है, पहले तो मुझे अपने दोस्तों को जो सियोल के अंदर है उनको यहाँ पर बुलाना होगा, और बाद में मैं उनके साथ डेसुन के अराउंड जाऊंगा, क्योंकि आसपास के स्कूल के जो बच्चे हैं उनको जीतना और बाद में उनको ह्योंगसुंग के खिलाफ
खड़े कर देना, शायद ये काम कर सकता है। यहाँ के बच्चे तो युंगसुंग के खिलाफ खड़े ही नहीं हुए। तुझे क्या लगता है कि ये शिट होल डेसन मेरे रास्ते में आ सकता है? कुछ दिनों के बाद लंच टाइम का समय है। टेजुन खाना खा रहा था। वो कहता है ये खाना कितना ज्यादा बकवास है, या फिर ये इसी लग रहा है क्योंकि मैं अकेले बैठकर खा रहा हूँ, या फिर सच्ची में यहाँ का खाना बेकार है। उसके फोन में मैसेज आता है, वो थे उसके दोस्तों का। वो कहते हैं टेजुन हम यहाँ पर आ चुके हैं, हमें ये कब शुरू करना है? टेजुन अपने मन में कहता है अब ये हो गया, इस जॉब को जल्दी खत्म करके मैं सिटी जगह से यहाँ से तुरंत चला जाऊंगा। किम युंगसुंग यू बास्टर्ड, तू बस इंतजार कर। तब इसके सामने एक हाथ आता है। कोई कहता है अच्छा लग रहा है। टेजुन कहता है क्या? यह युंगसुंग था। वो उसके सामने बैठ जाता है। वो कहता है लगता है ये खाना इस प्लेट में जो है तुझे सूट करता है। टेजुन अपने मन में क्या लगता है, क्या मैं इसको जान से मार दूं इस बंदे को? नहीं, बस थोड़ा सा और सहन कर ले। इसके साथ अभी पंगा करना मुझे ट्रबल में डाल सकता है और मेरे लोग जल्द ही यहाँ पर आने वाले हैं। मुझे बस थोड़ा सा और सही समय के लिए इंतजार करना है। युंगसुंग कहता है क्या हुआ, क्या चीजें तुम्हारे हिसाब से चल नहीं रही? जो भी मैंने सुना वो सुपरिटेंडेंट उसने बहुत ज्यादा रियलिटी शो करा बेचारा। टेजुन कहता है ऐसा लगता है कि तेरा ये किंग रोल प्ले इसने तुझे एक छलावे में डाल दिया है कि तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। अगर हम स्कूल के बाहर मिले 1-on-1 में तेरे पूरी तरह से लग जाएंगे। युंगसुंग कहता है और तू ऐसे क्यों एक्ट कर रहा है? अगर ये बात जो तू कह रहा है कि मैं चोनिल का किंग हूँ तो व्हाट द हेल, तू क्या सोच रहा है कि तू यहाँ पर मेरे राज में मुझे पीटने की बात कर रहा है? युंगसुंग के साथियों ने उसके मुंह को पकड़कर टेबल पे मार दिए और उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। युंगसुंग कहता है आखिरकार तू ऐसे एक्ट क्यों कर रहा है किसी और की टेरिटरी के अंदर बिना किसी डर के? वो लोग उसके छत पर ले जाते हैं। टेजुन कहता है साले मुझे छोड़ो, साले एसोल्स। बेसंगू कहता है ऐसे खड़े रहे साले बास्टर्ड। वो लोग उसकी टांग पर मारते हैं। टेजुन कहता है किम युंगसुंग साले बास्टर्ड, औरों के पीछे छुपना बंद कर दे, बाहर आ डरपोक कहीं के। क्या तुझे अपने आप पे शर्म भी नहीं आ रही? युंगसुंग कहता है मैं एडमिट करता हूँ। टेजुन कहता है क्या? युंगसुंग कहता है मैं एडमिट करता हूँ जो भी तुमने कहा। मैंने देखा कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो उस दिन, इसलिए मैं सीधा एडमिट करता हूँ। तुम एक हिटमैन हो है ना, बी रैंक, तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। शायद तुम अगर एक क्लोजर लेवल पे होते तो तब मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के बारे में सोच भी लेता, लेकिन अब मुझे ऐसे नहीं लगता। तो क्यों ना इसे बैलेंस करते हैं, है ना? टेजुन कहता है इसका क्या मतलब? युंगसुंग कहता है इसे क्रश कर दो। वो लोग उसे पीटने लगे। कोई कहता है तुझे क्या लगता है कि चोनिल ये स्कूल एक मजाक है, मर जा पीस ऑफ शिट। तभी पार्क जिनो कहता है तुम सभी लोग साइड हटो, दोस्त बुलशिट, और वो उसको जोर से लात मार देता है। उस टेजुन को बहुत दर्द हो रहा था। जैसे ही वो अपने सामने झुकता है उसकी तरफ एक और लात बढ़ी और वो दोबारा से खाने के बाद पीछे की तरफ गिर गया। एक ग्रुप जो ओवर पार कर रहे हैं उसको फिजिकली, यहाँ तक कि जो टेजुन है उसके पास भी यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। वो टेजुन अपने मन में कहता है मैं तो बस खाना खा रहा था, किसे मालूम था कि ये लोग मुझे गैंग बनाकर मारने लगेंगे। मुझे लगता है कि मैं एस्केप कर सकता हूँ अगर मैं इनमें से किसी एक को नॉकआउट कर दूं। वो लगातार मार खाए जा रहा था और तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। यह युंगसुंग था। युंगसुंग कहता है यहाँ तक कि मैं भी तुम्हारे अगेंस्ट फाइट कर सकता हूँ अगर तुम्हारे पास बस एक ही हाथ हो। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? टेजुन क्या लगता है नहीं। और फिर जोर से हड्डी की टूटने की आवाज आई और टेजुन के चिल्लाने की, और वहीं दूसरी तरफ युंगसुंग जोर जोर से हंस रहा था। टेजुन कहता है मेरा हाथ साले। युंगसुंग कहता है बेसंगो इसको खड़ा करो। युंगसुंग उसके बाल को पकड़कर उसके पास जाकर कहता है साले ध्यान से सुन, अब से तेरे पास बस दो ही चॉइसेस हैं। वो टेजुन अब युंगसुंग से घबराने लगा। युंगसुंग कहता है पहली चॉइस जो गोल्डन सर्कल वालों ने तुझे काम दिया है वही तू करता रहे, और अगर तू इसको चूज करता है तो मैं तेरा लेफ्ट हैंड भी तोड़ दूंगा और बिना अपने दोनों हाथों के चोनिल के अंदर तू कितने दिन तक सरवाइव कर सकता है? हर एक दिन तेरे लिए नर्क बन जाएगा। और दूसरी चॉइस है मेरे नीचे आजा, गोल्डन सर्कल वालों को जाकर रिपोर्ट करो कि तुमने मिशन को कंप्लीट कर दिया और मेरे जासूस बन जाओ, और इतने ही टाइम में मैं फिगर आउट करने की कोशिश करूंगा आखिरकार तुम्हारा क्लाइंट कौन है जिसने तुम लोगों को हायर करा मुझे बुली करने के लिए। टेजुन कहता साले बास्टर्ड, तू कह रहा है कि मैं उन्हें धोखा दे दूं? तुझे क्या लगता है कि गोल्डन सर्कल वाले कोई मजाक है? युंगसुंग कहता है अच्छा बेसंगो, क्या 100 मिलियन के लिए तू इसको चाकू मार सकता है? अगर तू ये नहीं करना चाहता है तो मैं किसी और को ये करने को कह सकता हूँ। ऑफ कोर्स अब मैं तुम्हें ये थोड़ी कह रहा हूँ कि तुम्हें इसको मारना है। मैं तुरंत एम्बुलेंस को बुला दूंगा, तुम्हें बस इसको ऐसे चाकू मारना है ताकि ये मरे नहीं, इसकी जान को कोई खतरा ना हो। वो बेसंगो उस चाकू को देख रहा था। वो थोड़ा सा घबरा भी गया था। किम युंगसुंग के ये शब्द बहुत ही ज्यादा आगे चले गए थे। वो किसी को चाकू मारने को कह रहा था और इसी की वजह से उसके कुत्ते एकदम से शांत हो गए। युंगसुंग कहता है इसके बारे में सोचो, ग्रेजुएट होने के बाद तुम्हें 100 मिलियन कमाने में कितना टाइम लगेगा? अगर तुम लोग हर महीने 1 मिलियन वॉन भी कमाओ तो शायद 8 साल या 9। लेकिन वही लोग थे जिन लोगों ने अपने रिलेशनशिप युंगसुंग के साथ उसको गलत समझ लिया, लेकिन गलती इन लोगों की ही है। उन्होंने किम युंगसुंग के साथ जो रिलेशनशिप बनाई है
उनको शुरुआत से ही गलत सोच रखा था कि वो बस उनसे फाइट करने को कहेगा, इसको मारो उसको मारो, सिर्फ मारने को कहेगा, ना कि जान से या फिर किसी को चाकू या कुछ और जिनसे उनको जेल भी हो सकती है। ह्योंग-सुंग कहता है अगर तुम ऐसा करते हो तो 3 सेकंड के अंदर तुम्हारे बैंक अकाउंट के अंदर 100 मिलियन वोन आ जाएंगे अभी के अभी। ये वही डेविल है जिसने 10 साल अपने बेड पर पड़े पड़े एक सब्जी की तरह कोमा के अंदर अपना बदला लेने का प्लान बना रहा था कि वो अपना बदला लेने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है और वो अभी अपना बदला लेने के लिए कुछ भी करेगा। ह्योंग-सुंग कहता है हम अभी भी हाई स्कूल के अंदर हैं। अब मैं तुम लोगों को ये थोड़ी कह रहा हूँ कि तुम्हें एक मर्डर करना है और ये ज्यादा टाइम के लिए लास्ट भी नहीं करेगा। ये है असली किम ह्योंग-सुंग। और उस मोमेंट पर चोई टे-चुन उसने अपनी सारी जो विल है लॉस्ट कर दी। ह्योंग-सुंग कहता है हम पुलिस वालों के सामने ये टेस्टिफाई करेंगे कि उसने मतलब तुमने उसको चाकू नहीं मारा जानबूझकर, बल्कि ये तो एक प्रैंक था और गलती से ये हो गया। और इस पूरे डेसन के अंदर कोई भी इस बंदे पर वैसे भी बिलीव नहीं करता है। अगर ये जाकर पुलिस वालों को बताएगा कि ये जानबूझकर किया गया है तब भी। और तुम्हें तो मालूम है मेरे कनेक्शंस। कुछ दिन पहले टीचर योंगचुल कहता है ये लो, यह है कॉपी टेंगजुन के स्टूडेंट रिकॉर्ड की। जैसा कि तुमने कहा था मुझे लगता है कि वो सच्ची में गोल्डन सर्कल वालों ने भेजा है। अगर तुम्हें किसी और की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। डुआन सोचता है इन लोगों ने पक्का ही एक बी रैंकर को भेजा होगा। अगर मैं अपना पूरा बेस्ट दूं तो मैं उससे जीत सकता हूं, लेकिन उसके बाद क्या? ये काफी नहीं है। उन्होंने एक हिटमैन को भेजा जिसके पीछे है एक सुपरिटेंडेंट, वो भी एजुकेशन का, इतने खुले में। और एक गोल्डन सर्कल वालों के एक्शन दिखाते हैं कि वो लोग इसे सक्सेस होने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन तब क्या अगर चोई टे-जुन फेल हो गया तो वो लोग ये रियलाइज कर लेंगे इस सिचुएशन की अहमियत। अगर फिर मेरे सामने कोई ए या फिर एस रैंक वाला हिटमैन आ गया तो मेरे प्लान की सक्सेस होने की गारंटी कम हो जाएगी। और मेरे रिलेशनशिप की वजह से जो सीवू है वो भी चेंज हो गया। ये बटरफ्लाई इफेक्ट है जिसकी वजह से ये हुआ है। जो उसकी पास्ट लाइफ में हुआ था उनमें से कई सारी चीजें चेंज हो गई और उसने ये रियलाइज कर लिया कि अब कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं हो सकता है, कभी भी कुछ भी बदल सकता है। और उसके जो प्लान थे वो तो बस खाली ढांचा थे, असली बिल्डिंग तो बनना बाकी है। वो अपने मन में कहता है मेरे प्लान मेरे पास्ट लाइफ के बेस पर थे, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है, कई सारे वेरिएबल आ गए हैं और मैं अपने प्लान को ऐसे रिस्क पे नहीं डाल सकता। मुझे अपना पूरा बेस्ट देकर इस सिचुएशन को कंट्रोल करना होगा और मुझे इन वेरिएबल्स के लिए प्रिपेयर होना होगा। और इसे करने का बस एक ही रास्ता है, मुझे हर एक छोटी से छोटी डिटेल को कैलकुलेशन करके अपनी मूव को प्लान करना होगा। मुझे फ्रेंडशिप की जरूरत नहीं। बे सांगू कहता है मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। ह्योंग-सुंग ये याद रखना जो तुमने मुझे कहा, मैं अपना पार्ट करूंगा और ये तुम मेक श्योर करना कि मुझे मेरा रिवार्ड मिल जाए। ओए इस एसोल को अपने पैरों पर खड़ा करो। बे सांगू अपने मन में कहता है क्योंकि ये तो बस एक डील है, मुझे दे दो ये चाकू, इसे कसकर पकड़ो। टेजुन घबराने लगा, वो कहता है ओए ओए साले क्या? बे सांगू अपना चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगा और धीरे धीरे टेजुन की दिल की धड़कन बहुत ज्यादा हाई हो गई। वो अपने मन में कहने लगा ये तो सच्ची मुझे चाकू मारने वाला है। और जैसे ही वो चाकू उसके बिल्कुल पास पहुंच गया वो चिल्लाकर कहता है मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं सेकंड ऑप्शन चूज करता हूँ। और तभी एंड टाइम पर ह्योंग-सुंग कहता है रुक जाओ। चाकू उससे बस 1 सेंटीमीटर दूर था और टेजुन पूरा कांप रहा था, उसके पसीने छूट गए थे। ह्योंग-सुंग कहता है बे सांगो मैं ये मेक श्योर करूंगा कि तुम्हें तुम्हारा रिवार्ड जरूर मिलेगा जो तुमने चॉइस करी उसके लिए। अभी के लिए इसको छोड़ दो। बे सांगू कहता है ठीक है। और टेजुन अपने मन में कहता है मैं तुरंत यहाँ से जाऊंगा और सीधा ब्रोकर को फोन करूंगा। यानी वो ह्योंग-सुंग को धोखा देने का प्लान कर रहा था। तभी ह्योंग-सुंग कह देता है हाउस नंबर 112 बिल्डिंग नंबर 3 बियोंग अपार्टमेंट वांगशिमिरी स्योंगडोंग एरिया सियोल सिटी, पेरेंट्स और एक बहन है ना? टेजुन कहता है तुम्हें कैसे मालूम? ह्योंग-सुंग कहता है टेजुन मुझे फर्क नहीं पड़ता, तू ऐसे सोचता है ये मत बोलना, अगर कोई भी मेरे रास्ते में आता है तो मैं उनका पीछा करता हूँ टिल द एंड ऑफ लाइफ, उन्हें क्रश करता हूँ और फाड़ के फेंक देता हूँ। ये ह्योंग-सुंग की साफ साफ चेतावनी थी कि अगर वो उसे बाद में धोखा देने की कोशिश करेगा तो उसे मालूम है कि वो कहाँ रहता है, उसके पेरेंट्स कौन है, उसकी छोटी बहन, और वो इसके बारे में भूल ही जाए कि वो धोखा भी दे भी सकता है। ये उसके लिए कोई ऑप्शन है ही नहीं। ह्योंग-सुंग कहता है मैं तुमसे एक और बार पूछता हूँ क्या गोल्डन सर्कल वालों की तरफ रहोगे या फिर मेरा कुत्ता बनोगे? केयरफुली इसे सोच लो, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। टेजुन ने गोल्डन सर्कल को बड़े बड़े सपनों के साथ ज्वाइन करा था और अभी तक उसने जो भी केसेस हैंडल करे हैं वो उसके आंखों के सामने फ्लैशलाइट की तरह सामने आने लगे। और फिर मौत को इतनी पास से देखने के बाद जो उसे फील हुआ वो पूरा अंदर से हिल चुका था। और टेजुन को ये रियलाइज हुआ कि ह्योंग-सुंग ने उसकी जिंदगी को पैसे में तोल के रख दिया था, उसकी जान भी जा सकती थी और ह्योंग-सुंग को कुछ फर्क नहीं पड़ता। और उसे ये बात समझ में आ गई थी अगर वो पैसे देके उसे चाकू मरवा सकता है तो वो किसी और को पैसे देकर उसकी फैमिली वालों को यहाँ तक कि उसे भी मरवा सकता है, क्योंकि अब उसे मालूम है उसके पेरेंट्स कौन है, कहाँ पे रहते हैं, कौन सा घर है। टेजुन कहता है ठीक है मैं तुम्हारा कुत्ता बनूंगा। ह्योंग-सुंग कहता है दैट्स राइट, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। बे सांगू कहता है ये लो तुम्हारा चाकू, लेकिन क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम इसको जाना देना चाहते हो? ऐसे ही ये हमारी जिंदगी को
हमें खतरे में डाल सकता है। ह्यूंगसुंग कहता है अगर ऐसा होता है तो मैं सभी को दिखा दूंगा कि क्या होता है जब कोई मेरे से किए गए वादे को तोड़ता है। बेसांगो, स्कूल के बाद अपने बैंक अकाउंट को चेक करना, जो भी मैंने रिवार्ड मेंशन करा था तुम्हें मिल जाएगा। बेसांगो खुश हो जाता है, वो कहता है थैंक्स। ह्यूंगसुंग कहता है और एक और बात, जाते वक्त उस बड़बड़ को यानी जेजिन उसे अभी के अभी यहाँ पर आने को बोलो और इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, समझ गए। बाद में कई सारे लोग आपस में खुसफुस करने लगे। क्या तुमने सुना? दूसरा कहता है क्या? अरे किम ह्यूंगसुंग और बेसांगो वो अलग हो गए। पहले वाला बंदा कहता है क्या सच्ची में? अभी अभी तो हमारा पूरा स्कूल शांत हो गया था और ये दोबारा से चीज हो गई, क्या हो रहा है यार ये? दूसरा कहता है बेसांगो वो फर्स्ट ईयर क्लास में आता ही नहीं और मैंने सुना है उसे फर्क भी नहीं पड़ता है अगर कोई ह्यूंगसुंग को अब गाली भी दे और कोई बातें करते हैं। मैंने सुना है कि वो लोग कम्प्लीटली अपने दुश्मन नहीं बने हैं। तभी दूसरा कहता है अच्छा तो फिर क्या जो बेसांगो है बस स्कॉलरशिप लेकर भाग गया तो अब क्या होगा? दूसरा कहता है ओए अपनी आवाज नीचे रख, उसने सुन लिया तो। ह्यूंगसुंग वहां पर अपनी चेयर पे जाकर बैठ गया। वो अपने मन में कहता है ठीक है अब मैंने चारा डाल दिया है और अब बस बाकी रह गया है इंतजार करना। गोचन का छोटा भाई गोस्योक कहता है कम ऑन सभी लोग कुछ तो कहो, मेरी जगह मेरा भाई मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया है और अगर ऐसे ही चलता रहा तब क्या होगा अगर फादर कहेंगे कि वो अपने चेयरमैन की पोजीशन मेरे भाई को देना चाहते हैं। क्या तुम लोग इसको हैंडल कर सकते हो? क्या तुम ओके हो? इसके बारे में हम कितने दिनों से मेहनत कर रहे थे। तब ये कहता है मिस्टर गोचन को अपॉर्चुनिटी जरूर मिली है लेकिन अभी भी उनको अपनी जो स्किल है वो प्रूव करनी है वर्क प्लेस के ऊपर, और अगर उनको आपके साथ कंपेयर किया जाए टीम लीडर तो आपने तो कई बार अपने आप को प्रूव कर रखा है। गोस्युक चिल्लाकर कहता है इस सिचुएशन में मेरे फादर डेफिनेटली मेरे भाई को ही चुनेंगे। तब ये कहता है क्या कोई चांस है कि आप अपनी वाइफ के साथ अपनी जो फाइट है वो सुलझा सकते हैं? क्या उनको मना सकते हैं आप? अगर ऐसा हो सकता है तो चीजें इससे पहले और कुछ कह पाता। जोर से वो गोस्योक अपने हाथ को टेबल पर मारते हुए कहता है तुझे क्या लगता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम? वही उसके सामने जो बैठे थे वो अपने मन में कहने लगते हैं हाँ मेरा मतलब इसने चीट करा और वो डिजर्व भी करता है लेकिन इसको कुछ करना तो चाहिए उसका ट्रस्ट दोबारा पाने के लिए। तब एक बंदा कहता है कुछ तो सही नहीं है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? एक वुमनाइजर, एक इडियट, एक एसहोल जो अपने आप कमा कर खुद को खाना भी नहीं खिला सकता था, इस प्रकार का था वो बंदा गोचैन। हमेशा से वो ऐसा ही रहा है तभी तो हमने तुम्हें फॉलो करा। लेकिन अगर हम उनके जो रिसेंट बिहेवियर है उसको देखें तो कोई तो है जो मैनेजिंग डायरेक्टर गोचैन को सपोर्ट कर रहा है जिसके बारे में हमें नहीं मालूम। यह है मुजिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी का इंटरनल डायरेक्टर किम च्योजिन। गोस्यो कहता है मुझे और बताओ। च्योजिन कहता है किसी ने तुम्हारे अफेयर के बारे में तुम्हारी बीवी को बताया और उसकी वजह से खाली एक ही बंदा है गोचैन जिसको उस चीज से फायदा हुआ, और एकदम से वो मैनेजिंग डायरेक्टर गोचैन साइट पर रहने लग गया देर रात तक और हर रोज बिना किसी छुट्टी के काम करने के लिए आया। और तो और उसने जो ये अभी कंस्ट्रक्शन का एक्सीडेंट हुआ था उसको भी बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से हैंडल करा अपने फादर की वैल्यूज को देखते हुए। गोस्योक याद करने लगा कि कैसे गोचैन ने कहा कि हम इन सारे के सारे जो कंस्ट्रक्शन है उसे तबाह कर दें और बाद में दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। च्योजिन कहता है क्या तुम्हें लगता है, क्या तुम बिलीव करते हो कि ऐसा कोई रिस्पॉन्स गोचैन खुद से कह सकता है? ये सब कुछ कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये पक्का ही एक डेफिनेटली प्लान्ड है। हमें नहीं मालूम वो बंदा है कौन लेकिन कोई तो उसके पीछे है, लेकिन इशू ये है हम उसके बारे में नहीं जानते। गोस्यो कहता है तो बताओ हमें क्या करना चाहिए? च्योजिन कहता है चाहे जो हो जाए उसे ढूंढो, चाहे किसी भी मेथड का इस्तेमाल करना पड़े उसके बैकर को ढूंढो। सीन कटता है 6 बजे गोचैन साइट पर गया और कंस्ट्रक्शन की प्रोग्रेस और सेफ्टी को इंस्पेक्ट करने लगा। 2 बजे प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ लंच किया। 8 बजे वैली रेस्टोरेंट के अंदर डिनर करा और जो डिनर कंपेनियन है वो उनका पुराना दोस्त कंफर्म हो चुका है। गोस्योक गुस्से में बहुत बावला हो जाता है, वो गाली देने लगा लगातार। वो कहता है बस इतना ही, क्या तुम्हारे पास कुछ और नहीं है? तभी वो बंदा कहता है क्या मैं जज जो वांग डोंगू है उनके ऊपर नजर डालो? मैंने सुना है कि वो गोचन के साथ मैरिज के लिए प्रपोजल लेकर आए अपनी बेटी का। गोस्यो कहता है नहीं, टाइमिंग सही नहीं है, उस टाइम पर मेरी अफेयर वाली खबर फैली नहीं थी और जो जज वांग है उस टाइम पर मेरे ब्रदर को बहुत ज्यादा नफरत करते थे। तभी वो कहता है और डायरेक्टर कैंग के बारे में क्या? गोस्यो कहता है डायरेक्टर कैंग उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है सक्सेशन के अंदर और पर्सनैलिटी वाइज वो ऐसे नहीं है कि वो इस जैसी स्कीम का अपलोड करेंगे। तभी बंदा कहता है और सनशाइन कंस्ट्रक्शन के बारे में क्या? मैंने सुना है कि उनका बेटा गोचन के बहुत ज्यादा क्लोज है। गोस्यो कहता है सनशाइन कंस्ट्रक्शन उनके सीईओ मेरे साथ बहुत ज्यादा अच्छे टर्म पर है और इसलिए ये इम्पॉसिबल है कि वो हाई रिस्क पपट पर अपना दाव खेलेंगे और सब कुछ बर्बाद कर देंगे मेरे साथ। तभी एक बंदा कहता है टीम लीडर यहाँ पर कुछ अजीब चीज है मिस्टर गोचैन के पैसों के कैश फ्लो के साथ। तभी एक
बंदा कहता है क्या अजीब चीज, क्या चीज? वो कहता है च्योनिल हाई स्कूल। दूसरा कहता है हाई स्कूल क्या मतलब? वो कहता है हाँ, वहाँ पर बहुत सारा पैसा जा रहा है, स्कॉलरशिप्स, जिम और यहाँ तक कि स्विमिंग पूल भी। गोसियो कहता है मुझे लगा था कुछ ज्यादा सीरियस होगा, ये बचपन से ही ऐसा है, पैसे उड़ाता रहता है। 3 साल पहले वो डैड के साथ ट्रबल में आ गया था क्योंकि उसने एक लड़की के डैड को भर दिया जो बार में काम करती थी। जो छोटे मोटे लोग हैं उनको लिस्ट में डालो ही मत, उनको साइड में कर दो। जो अनइंफॉर्मेशनल है वो कहते हैं यस सर। और चोनिल हाई स्कूल की रिपोर्ट को ही पढ़ रहा था। गोसियो कहता है आखिरकार वो साला है कौन जो उसकी मदद कर रहा है। तब इसके फोन में एक फोन आता है। वो कहता है व्हाट द हेल, मेरे पास पहले बहुत काम है और वो फोन को काट देता है। जिसके बाद उसके फोन में मैसेज आता है। वो कहता है जीज सन ऑफ अ बिच। ये क्या? वो अननोन कॉलर था और उसने गोस्योक के फोन में मैसेज करा जब गोस्योक ने फोन काट दिया और उसमें लिखा था कि मैं हूँ मैनेजिंग डायरेक्टर गो चैन का बैकर और मैं प्राइवेटली तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ, क्या ये पॉसिबल है? सीन पास्ट में जाता है। गो चैन कहता है ये मैं हूँ गो चैन। ह्युंगसुंग कहता है ये किसका नंबर है? गो चैन कहता है मुझे लगता है कि वो कोई मेरा पीछा कर रहा है, मुझ पे नजर रखी जा रही है। सम एसहोल लगातार मेरा पीछा कर रहे हैं एक कैमरा लेकर पूरे हफ्ते से। अभी तक कुछ नहीं हुआ है लेकिन संभल कर, खाली में नहीं तुम भी डेंजर में हो सकते हो। गोस्योक तुम्हारे साथ टच में आने की कोशिश करेगा। ह्युंगसुंग कहता है क्या तुम्हें डर लग रहा है कि वो कोई मुझे अच्छी डील ना दे दे? गोचैन कहता है वेल कम ऑन, तुम्हें मालूम है। ये बात सुनकर जो गोचैन है उसके पसीने छूटने लगे, कहीं जो ह्युंगसुंग है उसकी साइड ना चले जाए। ह्युंगसुंग कहता है तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट है ना? मुझे एक फोन फेक आईडी के साथ दो। गोस्योक कहता है और उसके बाद क्या करें अगर हमें पता चल जाए कि उसका बैकर है कौन? च्योलजिन कहता है हमारे पास 2 चॉइसेस होंगी। इसे जज करने के बाद कि उसने कैसे अंडरडॉग गो चैन को मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया अपनी स्किल की मदद से, वो बहुत ज्यादा माहिर है, ये तो हमें पता चल गया। इसलिए हम उसको रिक्रूट करेंगे अपनी साइड पर और फिर देंगे एक डेडली ब्लो गो चैन को। लेकिन अगर वो हमें ज्वाइन नहीं करता है तो हमें उसे ठिकाने लगाना होगा। अभी प्रेजेंट में ह्युंगसुंग कहता है मैंने सुना कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो, ऐसा क्यों? गोस्योक अपने मन में कहता है ये तो वॉइस टेम्परिंग कर रहा है, इसकी आवाज बिल्कुल अलग है, इसका मतलब यही बंदा है जो इस सबके पीछे है। गोस्योक कहता है मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ, हम तुम्हें रिक्रूट करना चाहते हैं। गो चैन वो बेयरली हाई स्कूल ग्रेजुएट है और मैं हूँ एक हाईली प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से। गो चैन उसने अपनी सारी जिंदगी एक बार में बिता दी और वहीं दूसरी तरफ मैं जिसने एक्सपीरियंस गेन करा म्यूजिक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करके। तो तुम ही बताओ कौन सुटेबल है, कौन ज्यादा सुटेबल है चेयरमैन बनने के लिए? मेरे फादर इवेंचुअली उन्हें ही अपॉइंट करेंगे जो कंपनी को ग्रो करेगा। ह्युंगसुंग कहता है क्या तुम्हें इसके बारे में पक्का यकीन है? गोस्योक कहता है वो इसलिए क्योंकि अभी तक ये कंपनी ऐसे ही चली है, ऐसे ही आगे बढ़ती रही है, यहाँ तक कि मेरे फादर किसी भी मैनेजर एंड स्पेशलिस्ट को यह गद्दी दे सकते हैं अगर उनको ये भरोसा हो जाए कि वो बंदा कंपनी को आगे ले जाने वाला है। और इसीलिए गोचन के चेयरमैन बनने के 0 चांसेस हैं और तुम्हें भी ये बात मालूम है कि नहीं? इसीलिए तो तुम पहले मेरे साथ टच में आए। ह्युंगसुंग कहता है अगर ऐसी बात है तो मेरी एक कंडीशन है। गोस्योक कहता है बताओ, मैं तुम्हारी हर एक इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। बाद में गोस्योक अंदर जाता है। वो कहता है गोचन के बैकर ने मुझे कॉन्टेक्ट करा। वो लोग कहने लगते क्या सच्ची में? गोस्योक कहता है उसे भी लगता है कि मैं ही चेयरमैन बनने के लिए सुटेबल हूँ गोचन से ज्यादा। उसने कुछ नहीं मांगा, उसकी कंडीशन थी कि वो इंटरनल डायरेक्टर बनना चाहता है। ये इंटरनल डायरेक्टर च्योलजिन कहता है एक इंटरनल डायरेक्टर, तुम्हें ये भी नहीं मालूम आखिरकार वो है कौन? और तुम उसे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन देने के लिए तैयार कैसे हो गए? और तुमने उसे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन दे क्यों दी? मुझे लगता है कि तुम्हें इसके बारे में और ज्यादा केयरफुल सोचने की जरूरत है। गोस्योक जोर से अपने हाथ को टेबल पर मारते हुए कहता है तुझे हक किसने दिया ये कहने का? तू तब क्या कर रहा था जब वो सन ऑफ अ बिच टेक ओवर कर रहा था? मैं अपने कंपटीशन को खत्म कर रहा हूँ और व्हाट द हेल तू क्या कह रहा है? एक इंटरनल डायरेक्टर पोजीशन क्या ये इतनी वर्थ भी है? खाली पेड़ को मत देखो, पहाड़ को देखो। च्योलजिन कहता है ये प्रॉब्लम कोई सिंपल नहीं है। म्यूजिक कंस्ट्रक्शन एक लॉन्ग एस्टेब्लिश कंपनी है और मिस्टर गोचैन एल्डेस्ट सन है, इसलिए तो जब वो मैनेजिंग डायरेक्टर बने तो कोई भी बैकलैश नहीं हुआ। लेकिन म्यूजिक कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटिव पोजीशन वो रिजर्व हो चुकी है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी कम से कम 20 साल कंपनी के लिए डेडिकेट करी है। मुझे मालूम है कि टाइम चेंज हो चुका है तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने 20 साल लगाए या 20 महीने, लेकिन कम से कम वो लोग कंपनी के लॉयल तो होने चाहिए और इतने कैपेबल कि वो लोग अपनी पोजीशन को प्रोफेशनली संभाल सके। गोस्योक अपनी एक कान में उंगली डालते हुए ये दिखा रहा था आखिरकार कि उसको उसकी बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था और एक उंगली से उसकी तरफ करके ये दिखा रहा था कि वो सिर्फ उसका नौकर है। वो कहता है तुम्हारा बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ। यहीं के यहीं गोस्योक अपने मन में कहता है इसलिए तो जो डायरेक्टर किम च्योलजिन है वो पिछोड़
पिछवाड़े का दर्द बन गए हैं वो सीरियसली कुछ ज्यादा ही ओल्ड फैशन है। गोस्यो कहता है तुम ट्रेडिशन को इतनी ज्यादा बड़ी डील क्यों बना रहे हो? जब मैं चेयरमैन बनूंगा तो कई सारी चीजें बदलेंगी और तुम सभी लोगों को बस एक चीज पर ध्यान देना है, उसके बारे में सोचना है। जब मैं चेयरमैन बनूंगा तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जो लोग इस कमरे में हैं उनको मैं प्रॉपरली कंपनसेशन दूंगा और इतना ये काफी होगा, है ना? और ये बात सुनकर जो चोलजिन था अंदर से गुस्से में घोलने लग गया। गोस्यो कहता है आज के लिए इतना ही, सभी लोग घर जा सकते हैं। सारे लोग जाने लगे। चोलजिन अपने आप से कहता है ये क्या है? मैं अब इसके बारे में जानता हूँ। सेल्फ अब्सॉर्ब्ड, कॉन्स्टेंटली वर्बली अब्यूजिव और यहाँ तक कि अपनी वाइफ के साथ धोखा। मुझे मालूम है कि गोस्यो भी कोई अच्छा बंदा नहीं है। अगर ये प्रेसिडेंट का सेकंड सन नहीं होता तो मैं इसके पास, इस जैसे लोगों के पास जाता भी नहीं। मैंने इसको सपोर्ट करा क्योंकि ये कम एविल है, कम बुरा है। अगर उसको गोचन के साथ कंपेयर किया जाए जो कि बिल्कुल ही कंपनी में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो मुझे लगा कम से कम गोस्योक जो मेहनत कर रहा है वो बेहतर है। लेकिन जब ट्रेडिशन को फेंक देते हैं तो बस कुछ टाइम की बात होती है और क्रैक्स दिखने लग जाते हैं और अंत में गोस्योक भी कोई राइट चॉइस नहीं थी। ये सही नहीं है। मुझे चेयरमैन के साथ मिलना होगा, कंपनी के लिए, कंपनी के भले के लिए और कंपनी के लोगों के भले के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी कंपनी के लिए डेडिकेट करी थी। जब वो जाने लगा उसके फोन में एक फोन आता है। चोलजिन कहता है हेलो, ये ह्यूंगसुंग ताओ कहता है आपको कैसा फील हो रहा है टीम लीडर गोस्योक के डिसीजन के बारे में? क्या आपको पसंद आया? चोलजिन कहता है तुम हो कौन और क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो? ह्यूंगसुंग कहता है नहीं, मैं नहीं कर रहा और ना ही मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, ना ही मैं उसके अंदर इंटरेस्टेड हूँ। मैं तो बस तुम्हें ये बताना चाहता था कि कैसे ये टीम लीडर गोस्योक और मैनेजिंग डायरेक्टर गो चैन अलग हैं। चोलजिन कहता है क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि मैं इस बात पर बिलीव करूंगा? ह्यूंगसुंग कहता है म्यूजिक कंस्ट्रक्शन एक कंपनी है जिसका बहुत पुराना ट्रेडिशन है और कई सारी कंपनीज में डायरेक्टर की पोजीशन कोई भी ले सकता है, लेकिन जो कोई चेयरमैन की विल को समझता है और फ्यूचर म्यूजिक कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो फ्यूचर एम है उसे समझता है तो वो कोई इस पोजीशन को ऐसे आसानी से किसी को दे नहीं सकता। और इनफैक्ट यहाँ तक कि तुम भी एक्सट्रीमली प्राउड हो कि तुम एक इंटरनल डायरेक्टर हो म्यूजिक कंस्ट्रक्शन के अंदर, है ना? चोलजिन कहता है तुम्हारा पॉइंट क्या है? ह्यूंगसुंग कहता है गोचैन की मदद करो, गोस्योक के बजाय। वो पहले जैसा आवारा नहीं रहा है जो हुआ करता था। चोलजिन कहता है तो तुम कह रहे हो कि मैं गोस्योक को धोखा दे दूं? ह्यूंगसुंग कहता है धोखा नहीं, मैं तो तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे साथ काम करके मुझे कितना ज्यादा अच्छा लगेगा म्यूजिक कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर जिसका बहुत ज्यादा बढ़िया और ब्राइट फ्यूचर है। अगर किसी को समझ नहीं आया आखिरकार ये 2-4 डायलॉग क्या थे तो मैं बता दूं, एक नंबर के थे। ह्यूंगसुंग ने इस इंटरनल डायरेक्टर चोलजिन को बता दिया है अगर वो गोचैन की मदद नहीं करेगा तो गोस्योक कंपनी को आगे जाकर डुबा देगा, जैसे उसने ह्यूंगसुंग को इंटरनल डायरेक्टर की पोजीशन ऐसे ही दे दी। और ह्यूंगसुंग ने कहा कि वो उसके साथ काम करना चाहता है, यानी कि गोस्योक ने जब कह दिया कि वो पोजीशन ह्यूंगसुंग की हो गई है तो ये चोनिल भी कुछ कर नहीं सकता है। और जब ह्यूंगसुंग ने ये कहा म्यूजिक कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर जिसका बहुत ज्यादा ब्राइट फ्यूचर है, यानी उस कंपनी के अंदर जिसका जो चेयरमैन है किसी को भी इंटरनल डायरेक्टर की पोजीशन ऐसे ही दे सकता है और जो ट्रेडिशन है उनको भी बाहर फेंकने वाला है, उस कंपनी का फ्यूचर कैसा हो सकता है? या तो वो कंपनी को बचा ले गोचेन की मदद करके या फिर गोस्योक की मदद करके कंपनी को डुबा दे हमेशा के लिए। ये थी चेकमेट सिचुएशन। तभी तो इस इमेज में हमें ह्यूंगसुंग के हाथ में ये इंटरनल डायरेक्टर दिख रहा है, कैसे ह्यूंगसुंग उसको अपने हाथों पे नचा रहा है। कुछ दिनों बाद इंटरनल डायरेक्टर चोनजिन कहता है बड़ा वक्त हो चुका है मैनेजिंग डायरेक्टर गोचैन। गोचैन कहता है हाँ डायरेक्टर। चोनजिन कहता है मैनेजिंग डायरेक्टर गोचैन नहीं गोचैन, तुम्हारा बैकर है कौन? गोचैन ये बात सुनकर शौक हो गया। गोचैन कहता है अंकल ये बात मैं आपको नहीं बता सकता, प्लीज समझिए। चोनजिन कहता है मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे तो तुम चेयरमैन के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर आया करते थे। गोचैन कहता है क्या मैं? चोनजिन कहता है हाँ, पहले वो कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था जो हम इतने बड़े बड़े अभी कर रहे हैं, क्योंकि पहले हमारी कंपनी फैमिली के साथ शुरू हुई थी और तुम शायद जब 3 या 4 साल के हो गए तुम अपने छोटे छोटे हाथों से ईंटों को उठाया करते थे हमारी मदद करने के लिए। और ये देखकर मेरा दिल भर आता था कहीं तुम अपने आप को चोट ना पहुंचा लो। और तुम्हें देखकर कि तुम कैसे धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग बन रहे हो और अपने फादर के केयर के नीचे हेल्दी भी, तो मुझे भी अच्छा लगता था। और अगर सच कहूँ तो मेरे पास तुम्हारे लिए हाई होप्स थी और जैसे जैसे तुम बड़े होते गए तो मैं डिसअपॉइंटेड के अलावा कुछ कर नहीं सकता था। कितनी बार तो मैं तुम्हारे डैड के बजाय तुम्हारे स्कूल में गया हूँ क्योंकि तुमने अपने दोस्त को मारा। म्यूजिक का सेक्शन लगातार तेजी से बढ़ रहा था लेकिन तुम हमेशा ड्रिंक करते, लड़कियों के साथ रहते और ट्रबल में पड़ते। तभी तो मुझे लगा कि तुम चेयरमैन बनने के सही पर्सन नहीं हो और अगर किसी फैमिली मेंबर को ये बिजनेस टेक ओवर करना है तो मैं गोस्योक को चुनूंगा, चाहे वो इस टाइम पर स्ट्रगल कर रहा हो तब भी। गोचैन ये बात सुनकर पूरा शौक हो गया, उसे अंदर ही अंदर गुस्सा भी आ रहा था। चोनजिन कहता है आखिरकार ये मैं क्यों सोच रहा हूँ जबकि मैं तो बस एक छोटा सा डायरेक्टर हूँ, क्योंकि तुम्हारे फादर की तरह मैंने भी इस म्यूजिक कंस्ट्रक्शन कंपनी को अपना पूरा दे रखा है और मैं इसीलिए इसे किसी बेचारे फूल पैथेटिक बास्टर्ड के
हाथों में नहीं दे सकता हूँ, जो अपने आप को भी संभाल नहीं सकता है। और मैंने अभी ये नोटिस करा है कि तुम बदल चुके हो। उससे फर्क नहीं पड़ता है कि किसने तुम्हारी मदद करी, क्योंकि जब तक तुम रिजल्ट को प्रोड्यूस करते रहोगे कंपनी के लिए, बस उतना ही मायने रखता है। और तुम्हारे पीछे कौन है मैं उसके बारे में बिल्कुल भी सर्च नहीं करूंगा। तो मैनेजिंग डायरेक्टर गोचेन, म्यूजिक कंस्ट्रक्शन कंपनी को आपके जैसे लोगों की जरूरत है और मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। उसके सामने झुककर ये कहता है। गोचेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिरकार ये क्या है। सीन कटता है, वहाँ पर कई सारी आवाज आ रही थी। हमारे लिए एक्स्ट्रा साइड डिशेस प्लीज, हमें 2 मेन्यूज दीजिए प्लीज, हमें 2 टेबल चाहिए है प्लीज, इस टेबल को खाली करिए। वो थी ह्यूंगसुंग की दादी, वहाँ पर वो वेटर का काम कर रही थी। वो कहती है हाँ आ रही हूँ। उनमें से एक लड़का कहता है प्लीज अपने आप को इतना ज्यादा पुश मत करिए, इतना ज्यादा मेहनत मत करिए, मेरा मतलब इस उम्र में ये सब करना। ह्यूंगसुंग की दादी कहती है मैं ठीक हूँ, लेकिन वो अपने मन में कहती है मुझे मेहनत करनी है ताकि मैं अपने पोतों की ट्यूशन की फीस भर सकूं। तब इसके फोन में एक फोन आता है। वो कहती है हेलो कौन है। दूसरी तरफ से कोई कहता है हेलो मैं रियल एस्टेट से बोल रहा हूँ मिसेस बेक, आप जीत चुके हैं लॉटरी कॉन्ट्रैक्ट नोबलिस अपार्टमेंट के लिए अब की बार, है ना? और अगर आप उस अपार्टमेंट को उसके प्री सेल राइट को मुझे बेच देंगे तो मैं आपको दूंगा $5000 प्रीमियम के रूप में। सीन करता है। ह्यूंगसुंग कहता है कि आपने आज भी रेस्टोरेंट में काम करा, आपको करने की जरूरत नहीं, जो पैसे मैंने आपको दिए हैं और जो आपको ओल्ड एज पेंशन से मिलते हैं वो काफी हैं। ह्यूंगसुंग की दादी कहती है लेकिन वो तो स्कॉलरशिप मनी है जो तुम्हें अच्छे स्टूडेंट बनकर मिली है, कम ऑन चलो खाना खाते हैं। ह्यूंगसुंग कहता है ग्रैंडमा बाय द वे कुछ हुआ तो नहीं। वो कहती है क्या बताऊं, आखिरकार ये सारे रियल एस्टेट एजेंट्स को पता कैसे चल जाता है, हर वक्त फोन करते रहते हैं, आज तो मुझे 12 से ज्यादा फोन आ चुके हैं। ह्यूंगसुंग कहता है उन्होंने क्या कहा। वो कहती है वो लोग कुछ कह रहे थे कि एक ने मुझे ऑफर दिया 5000 और एक ने 6000। ह्यूंगसुंग कहता है अपने मन में 6000, जब वो एक्सीडेंट हुआ था म्यूजिक कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर, उसके बाद जो म्यूजिक कंस्ट्रक्शन कंपनी की ब्रांड वैल्यू है वो आसमान छूने लगी और उसके ऊपर नोबलिस एक हाई एंड अपार्टमेंट है, प्राइम लोकेशन जो डेसन के अंदर है। ये हाई क्लास एरिया है और खाली इस अपार्टमेंट को सील पर देकर यानी रेंट पर, उससे उनकी जो पिछली वाली सेल प्राइस थी वो भी उनको मिल सकती है। इतना पैसा हो चुका है अब उन अपार्टमेंट का। और ह्यूंगसुंग अपने मन में कहता है सिर्फ 6000 उस जैसी प्रॉपर्टी के। ह्यूंगसुंग की दादी कहती है ये क्या कोई स्कैम है, अगर नहीं तो मैं इसे बेचना चाहती हूँ। ह्यूंगसुंग कहता है आपको क्या लगता है कि वो किसके भले के लिए ये सारे के सारे फोन कर रहे हैं, चाहे जो हो जाए इसे बेचना मत ग्रैंडमा। ह्यूंगसुंग की दादी अपने आंसू को पूंछते हुए कहती है लेकिन जो डाउन पेमेंट है वही 200 मिलियन वोन है और इतने सारे पैसे हम कैसे चुकाएंगे, और थैंक्स टू यू हमें प्री सेल राइट मिल गए है उस अपार्टमेंट के, लेकिन मुझे माफ कर देना। ह्यूंगसुंग अपने मन में कहता है मेरे पास डाउन पेमेंट है लेकिन दूसरे अकाउंट में जो मुझे गोचेन ने दिया है, लेकिन उसके बारे में मैं इनको नहीं बता सकता हूँ। ये अपार्टमेंट एक घर है हम तीनों के लिए और किसी भी कीमत पर मैं इसको जाने नहीं दूंगा। वो अपनी दादी का हाथ पकड़ता है और कहता है आजकल आप आसानी से लोन को ले सकते हैं और भर भी सकते हैं और हम उसको रेंट पे दे देंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपका जो ग्रैंडसन है वो रियल एस्टेट डॉक्टर है ना? ह्यूंगसुंग की दादी कहती है तुम बड़े कब हो गए, अभी तो तुम बहुत ज्यादा छोटे थे, कब से तुम्हें देखती आ रही हूँ। ह्यूंगसुंग कहता है आपको हेल्दी रहना है और ऐसे ही हमें देखते रहना ग्रैंडमा, और बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। तभी उसके फोन में एक फोन आता है। ह्यूंगसुंग कहता है ग्रैंडमा मैं अभी आता हूँ, एक फोन आया है। हेलो। दूसरी तरफ से कोई कहता है हेलो मैं एकेडमी के बिहाफ से बोल रहा हूँ। और क्या ये ह्यूंजिन के बड़े भाई बात कर रहे हैं? ह्यूंजिन आज स्कूल नहीं आया और ना इसने कोई अपनी क्लास अटेंड करी है, आखिरकार घर पर क्या चल रहा है? ह्यूंजिन ह्यूंगसुंग का छोटा भाई, वो डेसन की सिटी लाइब्रेरी में था। वो कहता है 9 बज गए, मैं तो और यहाँ पर रहना चाहता था लेकिन मुझे एकेडमी के टाइम पर घर जाना होगा। तभी ह्यूंजिन को कुछ आवाज आती है। वो कुछ लड़के थे जो आपस में बात करते हुए हंस रहे थे। ह्यूंजिन उनको देखता है। वो अपने मन में कहता है मुझे इन लोगों से जलन हो रही है, ये लोग मजे कर सकते हैं बिना किसी फिक्र के। आखिरकार ये तू क्या सोच रहा है किम ह्यूंजिन, अपने आप को संभाल, तुझे हर हालत में सक्सेस होना है और मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि मैं बिना प्राइवेट ट्यूशन पर जाए यानी एकेडमी। तभी वो किसी से टकरा जाता है। ह्यूंजिन कहता है आई एम सॉरी। ओ ह्यूंगसुंग कहता है मैं अभी तुम्हारी एकेडमी से आ रहा हूँ, मैंने सुना कि तुमने क्विट कर दिया। ह्यूंजिन कहता है मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले नहीं बताया, लेकिन अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और सब कुछ अपने आप समझ सकता हूँ। तुम्हारे फेस, तुम्हारे हाथ हर दिन इतने ज्यादा मैसी रहते हैं, मुझे नहीं मालूम कि तुम क्या काम करते हो, कौन सी जॉब करते हो, लेकिन आखिरकार मैं एक एकेडमी को अटेंड कैसे कर सकता हूँ उन पैसों से जिसकी वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ। अगर हम में से किसी के पास एक चांस होता कि वो पढ़ाई कर सकता है तो मुझे लगता है कि वो तुम होने चाहिए। तुम मेरे से बेहतर हो और तुम्हारे में से अच्छे मार्क्स भी हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है कि मैं काम करूं और तुम पढ़ाई? सीन पास्ट में जाता है। ह्यूंगसुंग जब 5 सालों से कोमा में पड़ा हुआ था, ह्यूंजिन उसने फैसला लिया कि वो एक पुलिस ऑफिसर बनेगा। उसने कसम खाई कि वो उस स्कमबैग से बदला लेगा जिन्होंने उसके साथ ये सब कुछ किया है। लेकिन ह्यूंजिन को अपनी ग्रैंडमा के हॉस्पिटल बिल उन्हें भी
भरना पड़ता था और जितना भी उसके पास फ्री टाइम था वो स्टडी करने में बिता देता, लेकिन फिर भी वो एग्जाम को पास नहीं कर पाया और आखिर में फैमिली ने उसे उड़ान भरने से रोक लिया। ह्यूनजिन फैमिली के भले के लिए स्ट्रगल करता रहा और अंत में उन्हीं के साथ पहाड़ से नीचे गिर गया और मैं ये दोबारा कभी होने नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए। ह्यूंगसुंग कहता है, ह्यूनजिन क्या तुम्हें मालूम है ये क्या है? मैंने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया है, लेकिन हम एक अपार्टमेंट लॉट जीत चुके हैं। तुम्हें मालूम है जंगगैंग एरिया है ना, डेसन का सबसे ज्यादा रिचेस्ट एरिया। ह्यूनजिन कहता है, क्या हम एलिजिबल है? लेकिन ये कुछ गलती भी तो हो सकती है, हम कैसे जीत गए और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है। सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये तभी उनके बीच में कोई आ जाता है। वो कहता है, हे तो तुम हो ह्यूनजिन, नाइस टू मीट यू। मुझे यकीन नहीं होता है कि मैं पहली बार एक लाइब्रेरी के सामने आया हूँ। मेरा नाम है गो चैन और मैं म्यूजिक कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन का सबसे बड़ा बेटा हूँ और तुम्हारे भाई ह्यूंगसुंग का बैकर। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो। वैसे तुम्हें वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ। मैं तुम्हारे भाई उसको सपोर्ट कर रहा हूँ स्कॉलरशिप फंड में, और इतना काफी है खाली तुम्हारे भाई नहीं बल्कि तुम्हारी ट्यूशन फीस को भी भरने में। इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं पैसों के बारे में। जो तुम करना चाहते हो वो करो। समझ में आया? ह्यूंगसुंग कहता है, मैं मिस्टर गोचैन के साथ कुछ बात करना चाहता हूँ, तुम आगे जाओ। ह्यूनजिन कहता है, ठीक है। ह्यूंगसुंग कहता है, थैंक्स अलॉट। मुझे मालूम है कि इस टाइम पर यह बहुत ज्यादा अनरीजनेबल रिक्वेस्ट है। गोचैन कहता है, श्योर, बहुत देर हो चुकी है लेकिन कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं। मैं अपने लोगों का अपने आप ख्याल रख सकता हूँ, उस बास्टर्ड की तरह नहीं, गोस्योक। और हाँ, ये रही इन्फॉर्मेशन जिन 3 लोगों के बारे में तुमने मुझसे मांगी थी। ह्यूंगसुंग कहता है, थैंक यू। गोचैन कहता है, एनीवे अब जो चोलजिन है इंटरनल डायरेक्टर मेरी साइड पर आ गया है, अब मैं क्या करूँ? ह्यूंगसुंग कहता है, क्या तुम्हें याद आया जिस जमीन के बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था, जंगवू रियल एस्टेट सांगे एरा के अंदर? पहले तो वहाँ के जो रियल एस्टेट एजेंट है उनके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाओ और जब वो प्रॉपर्टी सेल के लिए बिकने लगे तुरंत मुझे फोन कर देना। कुछ दिनों बाद कोई कहता है, वाह होली शिट, ये क्या चल रहा है, अब क्या हो गया? जेजिन कहता है, जो किम ह्यूंगसुंग है उसे मॉक टेस्ट पे यानी मॉक एग्जाम में परफेक्ट स्कोर मिला है। वो लोग कहने लगे, डैम, इसका मतलब वो पूरी कंट्री के अंदर फर्स्ट आया है। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, उसने ऐसा कैसे करा? किम ह्यूंगसुंग, मैं डेसन दिल्ली से एक रिपोर्टर बोल रहा हूँ। क्या आप अपना सीक्रेट बता सकते हैं? आखिरकार आपने ये कारनामा कैसे करा? आप कितनी ज्यादा प्राइवेट एकेडमीज में जाते हैं? और पीछे से प्रिंसिपल तालियां बजा रहा था। वो कहता, बहुत अच्छे किम ह्यूंगसुंग। रिपोर्टर बार बार पूछे जा रहे थे, आप कितने घंटे पढ़ते हैं, ट्यूशन कहाँ से लेते हैं, सुबह उठ के क्या खाते हैं? ह्यूंगसुंग अपने मन में कहता है, अच्छा तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल का कारनामा है, प्रिंसिपल ने किया है। ह्यूंगसुंग कहता है, मेरे टीचर्स बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग थे, मैं तो बस सिंसियरली अपनी क्लासेस को स्कूल के अंदर अटेंड करता और मुझे किसी भी प्राइवेट एकेडमी में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ह्यूंगसुंग अपने मन में कहता है, वो पक्का इसे देख रहा होगा, है ना, वो गोल्डन सर्कल का क्लाइंट। पीछे से टीचर योंगचुल चिल्लाता है, मैं हूँ किम योंगचुल, ह्यूंगसुंग का होम रन टीचर। और उसी टीचर योंगचुल के पीछे कोई खड़ा था जो ह्यूंगसुंग को जलन से देख रहा था और अंदर ही अंदर गुस्से के मारे फटने को हो रहा था। और ये हो सकता है वो क्लाइंट जिसने गोल्डन सर्कल वालों को ये ऑर्डर दिया हो, जो ह्यूंगसुंग से जलता है। सीन कटता है। ब्रोकर कहता है, टेजुन क्या तुम मुझे ये रिजल्ट समझा सकते हो? टेजुन कहता वो ह्यूंगसुंग की बात याद करने लगा। ह्यूंगसुंग ने कहा था कि इसको एक झूठी खबर बता दो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है। टेजुन कहता है, जैसा कि मैंने पिछली बार रिपोर्ट करा था, किम ह्यूंगसुंग और बे सांगो अलग हो चुके हैं और मैंने जो किम ह्यूंगसुंग है उसको एक कॉर्नर में भेजने पर मजबूर कर दिया है और अब वो लोग आजकल आपस में बातें नहीं करते हैं। ये किम ह्यूंगसुंग अब अकेला रह गया है। ये तो बस 1 महीना हुआ है, मुझे और टाइम की जरूरत है। ब्रोकर कहता है, मुझे मालूम है, लेकिन ये कोई क्लियर आउटकम नहीं है, हमें कुछ तो प्रूफ चाहिए होगा ताकि हम बता सके आखिरकार हमारा प्लान काम कर रहे हैं। हम कुछ काम कर रहे हैं, मुझे हर रोज फोन आ रहे हैं क्योंकि अभी तक सब कुछ क्लियर नहीं हुआ है। और तुम्हें क्या सच्ची में लगता है कि इतना काफी है मेरे फेस को बचाने के लिए? ये तुम्हारा लास्ट चांस है। वो अपने अंगूठे को टेजुन के गर्दन पर रखते हुए कहता है, और हॉलिडे से पहले क्लाइंट को खुश करो, चाहे उसके लिए तुम्हें उसका हाथ तोड़ना पड़े या फिर उसके लिए ट्रबल खड़ी करनी पड़े। समझे मेरा क्या मतलब है? थोड़ी देर बाद कोई कहता है, टेजुन तुम लेट हो। टेजुन कहता है, सॉरी, मैं बस ऐसे घूम फिर के आ रहा था ताकि कोई मेरा पीछा कर रहा हो तो मैं इससे अपना पीछा छुटा सकूं। मैं अभी भी ब्रोकर से मिला और इतना ही मैंने सुना। ह्यूंगसुंग कहता है, तुम्हें मालूम है, जब मुझे पता चला कि मैं गोल्डन सर्कल का टारगेट हूँ तो मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, बहुत ज्यादा सोचा। आखिरकार क्यों वो लोग इतनी ज्यादा आगे जा रहे हैं? मैंने क्या गलती करी? आखिरकार कोई अडल्ट इसके अंदर स्टेप क्यों नहीं ले रहा, इसे रोक क्यों नहीं रहा? लेकिन सबसे ज्यादा चिंता मुझे ये खाई जा रही थी, आखिरकार वो साला बास्टर्ड है कौन जिसने तुम लोगों को हायर करा? मैंने इसके बारे में 1000 बार सोचा, 10,000 बार, और कुछ लोगों को इस कैरेक्टर में डाला है। पहला है यो जिनयोंग, उसकी फैमिली के पास बहुत पैसा है, वो है तो एक इंट्रोवर्टेड, लेकिन वो अपने आप को ऊपर ले जा रही थी और शायद मैंने उसको अनोय कर दिया। सेकंड है ली जिनयोंग, सेमेस्टर की शुरुआत में हमारी एक छोटी सी फाइट हो गई थी और मैं जीत गया। उसके बाद से हमने कोई बात नहीं करी और वो एक स्नीकी बास्टर्ड है जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स फील करता
है और उसके फादर के पास 10,000 से ज्यादा जमीन है एकड़ की। और आखिरी है चोई सियोना। उसका फादर एक हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल है। सेमेस्टर की शुरुआत में वो मेरे से आगे थी, लेकिन अगले एग्जाम में मैंने उसको पछाड़ दिया। और ये लोग मेरे क्राइटेरिया में परफेक्ट तरीके से बैठते हैं और इसीलिए तो गोल्डन सर्कल एग्जिस्ट करता है। मैंने तुम्हारा इस्तेमाल करा और जो जेजिन का इन तीनों को चारा डालने के लिए। और आज तुम्हारी बात को सुनने के बाद मैं नतीजे पर आ चुका हूँ कि वो बंदा है कौन। और ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपने आप को प्रिपेयर कर लो। कल तुम और गोल्डन सर्कल अलग अलग होने वाले हो। अगले दिन टीचर योंगजिल कहता है लड़के फुटबॉल और लड़कियां डॉज बॉल, और जो भी टीम जीतेगी उनको मैं स्नैक बार की ट्रीट दूंगा। ह्योंगसुंग अच्छे से फुटबॉल खेल रहा था और वो एक गोल कर देता है। और पीछे से कोई कहता है वो ह्योंगसुंग क्या बात है, क्या ही अमेजिंग गोल करा है। फिर कोई कहता है वाओ ह्योंगसुंग कूल है ना। तभी दूसरी लड़की कहती है क्यों ना तुम जाकर उसको पूछो। वो कहती है सच्ची में। दूसरी कहती है ओह क्या तुम सीरियस हो। और ये वही चोई सियोना है ह्योंगसुंग की क्लास में, और ह्योंगसुंग ने इसको भी उन 3 कैंडिडेट में से एक रख रखा था। सियोना कहती है ये कितना ज्यादा कूल है। दूसरी लड़की कहती है वो तो है, लेकिन पहले एक अच्छा स्टूडेंट हुआ करता था, लेकिन आजकल इस जैसे बंदे को डेट करना तुम्हें भी इस जैसे चीजों में उलझा देगा। सियोना कहती है लेकिन पहले उन दूसरों लड़कों ने फाइट करी थी, मैं अभी आती हूँ। वो कहती है तुम अभी जा रही हो ऐसे ही, सच्ची में तुम मुझसे अभी पूछोगी। सियोना कहती है ह्योंगसुंग एक ड्रिंक लेना चाहते हो। ह्योंगसुंग कहता है मेरे लिए। सियोना कहती है हाँ। ह्योंगसुंग हंसने लगा। ह्योंगसुंग कहता है कहीं और जाना चाहोगी मेरे साथ? मैं तुम्हारे साथ कुछ बात करना चाहता हूँ। 15 मिनट बीत चुके थे और वही लड़की अपने मन में कह रही थी क्लास शुरू होने वाली है और अभी तक वो लोग आए नहीं, वो लोग क्या बात कर रहे होंगे। वो शौक हो गई। सियोना ने उसको मैसेज करा हे ये जी मेरी मत करो, मैं स्टोर रूम के अंदर हूँ। वो लड़की शौक हो गई। वो तो कहती है तो सियोना है। ह्योंगसुंग कहता है अंदर आ जाओ। वो लड़की अपने मन में कहती है ये तो पी स्टोर रूम है और यहाँ पर ही क्यों, कोई बात नहीं। ह्योंगसुंग एक अच्छा लड़का है। ह्योंगसुंग कहता है दरवाजा बंद करो। वो लड़की शौक हो गई। ह्योंगसुंग कहता है मैंने कहा अब तुम अंदर आ चुकी हो और दरवाजा बंद करो। वो दरवाजा बंद कर देती है। ह्योंगसुंग कहता है तुम्हें तो मालूम ही होगा आजकल कुछ ज्यादा ही मेरे लिए ट्रबल हो रही है, तुम्हें मालूम है क्यों? वो कहती है वो इसलिए क्योंकि वो बच्चे तुम्हारे साथ लगातार फाइट करते रहते हैं। ह्योंगसुंग कहता है हाँ वो बात तो सही है, लेकिन एक और बात है जिसके बारे में लोगों को मालूम नहीं। उनको किसी ने ऑर्डर करा था ये करने का। मैंने कहा कि इन सभी के पीछे एक मास्टरमाइंड है। वो लड़की शौक हो गई। ह्योंगसुंग कहता है और इसीलिए मैंने एक ट्रैप को सेट करा। मैंने जेजिन की मदद से एक इन्फॉर्मेशन लीक करी उन 3 लोगों को जिनके ऊपर मुझे शक था। उसने एक बंदे को जाकर बताया कि किम ह्योंगसुंग को बहुत ज्यादा मुश्किलें हो रही हैं और इसीलिए वो दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करने वाला है। और जो मास्टरमाइंड था उसे यही चाहिए था, तो अगर वो मास्टरमाइंड होती तो वो खुश हो जाती। और दूसरे बंदे को जाकर बताया कि जो किम ह्योंगसुंग है और बे संगो वो दोनों एक्चुअली में गुड टर्म पर हैं, अच्छे दोस्त हो गए हैं। और अगर वो मास्टरमाइंड होता तो वो गुस्सा करता और जाकर उनको ऑर्डर देता इमीडिएट एक्शन लेने के लिए। वो सियोना घबराने लगी। वो कहती है ह्योंगसुंग तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो अभी? ह्योंगसुंग कहता है और तुम? मैंने उससे ये कहलवाने को कहा कि जो किम ह्योंगसुंग है उसको आजकल बहुत ज्यादा मुश्किलें हो रही हैं, लेकिन फिर भी वो किसी तरीके से लटका हुआ है और फ्रस्ट्रेशन में वो मास्टरमाइंड उन लोगों को प्रेशर करता ताकि वो अपना सब कुछ दें। लेकिन जो इंटरेस्टिंग सच है, जो स्पाई मैंने प्लांट कर रखा था स्टूडेंट्स के बीच में, एक्चुअली उसने एक रिएक्शन उन तीनों में से एक पे से रिसीव करा है। चोई सियोना, और तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? तभी वो दूसरी लड़की भागते हुए आती है। वो कहती है सियोना सियोना क्या हो गया, तुम ये क्या कर रही हो, क्या हुआ? किम ह्योंगसुंग कहाँ है? ह्योंगसुंग कहता है चोई सियोना यहाँ से दफा हो जाओ। वो सियोना वहाँ से जाने लगी और पीछे वो लड़की रह गई। वो कहती है सियोना। ह्योंगसुंग कहता है ओह हे जी तुम्हें यहीं पर रहना होगा। हालात ये पॉइंट कर रहे थे कि जो सियोना है वो क्लाइंट है, लेकिन एक रीजन था जिसकी वजह से जो सियोना है सिंपली क्लाइंट नहीं हो सकती है। वो ओह हे जी कहती है तुम क्या बात कर रहे हो, क्या हो गया ह्योंगसुंग, तुम मुझे डरा रहे हो। किम ह्योंगसुंग ने गोचेन को उन 3 लोगों के ऊपर बैकग्राउंड चेक करने के लिए कहा था ताकि उसको एक सही आंसर मिल सके। और थैंक्स टू डैट उससे एक सच मालूम चला सियोना के बारे में जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। क्या तुम्हें मालूम है क्यों चोई सियोना ने सोल से डेसन में ट्रांसफर करवाया? क्योंकि चोई सियोना का जो भाई था वो स्कूल में बुली हुआ करता था और उसने कुछ बहुत ही ज्यादा ही हॉरिफिक चीज कर दी थी और इसलिए सियोना के पेरेंट्स डेसन आए उसकी भलाई के लिए। लेकिन आखिरकार एक फैमिली ऐसा क्यों करेगी सिर्फ सियोना के ग्रेड्स के लिए, सियोना के मार्क्स के लिए? बस मार्क्स नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो लोग ये करेंगे। और ये बात बाकी से ज्यादा मैं बेहतर तरीके से जानता हूँ। वो ओह जी कहती है तुम क्या कह रहे हो अभी, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। ह्योंगसुंग कहता है सियोना ने कुछ कहा जैसे भी मैं बुलिड हुआ वो उस बंदे को नफरत करती है जिसकी भी ये इंटेंशन थी। उसका भाई इस बुलिड को सहन नहीं कर पाया इसलिए वो मुझे चीयर कर रही थी क्योंकि मैं उन बुलिस को डट कर खड़े होकर फेस कर रहा था। और बस अब एक ही पॉसिबिलिटी बाकी रह गई है। सियोना ने सुना था जेजिन से जो जेजिन ने बताया और सियोना ने ये बात किसी और को बताई और वो थी तुम। ह्योंगसुंग उसको गले से लगा लेता है। ह्योंगसुंग कहता है साले फकिंग बिच। वो कहने लगती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मुझे नहीं मालूम
तुम्हारा मेरे ऊपर ये शक क्यों हो रहा है? वो मैं नहीं हूँ। वो वहां से जाने लगी, वो गेट खोलने लगी। वो कहती है मैं सच्ची मैं नहीं हूँ। वो अपने मन में कहती है ये दरवाजा क्यों खुल नहीं रहा? ह्यूंगसुंग, इसके बारे में लॉजिकली सोचो, हम दोस्त हैं, अच्छे दोस्त, आखिरकार मैं तुम्हारे साथ ये क्यों करूंगी? सियोना उसने ही हायर करे होंगे, वही कंप्लेन कर रही थी तुम्हारे बारे में कि तुम्हारे जो मार्क्स है ऊपर जा रहे हैं। मैं तुमसे कह रही हूँ कि मैंने उससे सुना, प्लीज मेरे साथ ये करना बंद कर दो। ह्यूंगसुंग कहता है जो सियोना के पेरेंट्स हैं उन्होंने तो कब का अपनी पिछली जॉब से रिजाइन कर दिया और अभी वो लोग एंटी स्कूल कमेटी के मेंबर्स हैं और तुम कह रहे हैं कि वो लोग ये सब कुछ करेंगे। वो कहने लगती है तुम्हें कभी मालूम नहीं चलता कौन क्या कर सकता है। तुम्हें मालूम है कि उसके फादर एक हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर हैं और तुम्हें यह भी मालूम है कि सारे के सारे गोल्डन सर्कल वाले लोग ऐसे लोगों से भरे पड़े हैं। ह्यूंगसुंग कहता है ओ हेजी, द गोल्डन सर्कल, मैंने तो इसके बारे में तुम्हें कभी नहीं बताया। और अब उस लड़की के पसीने छूटने लगे, वो घबरा गई। फिर वो गाली देते हुए कहती है, अपना सीरियस शक्ल बनाते हुए वो कहती है ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, अगर तुम इतने ज्यादा कोल्ड हार्टेड नहीं होते तो ये कभी होता ही नहीं। कुछ महीने पहले वही लड़की अपने मन में कहती है ये कितना ज्यादा अच्छा दिखता है, स्वीट लुकिंग, टॉल, अट्रैक्टिव, ग्रेट पर्सनैलिटी, पढ़ाई में अच्छा, यहाँ तक स्पोर्ट में भी एक ऑल राउंड परफेक्ट गाय है। और ओ हेजी किम ह्यूंगसुंग की इन क्वालिटीज पे फिदा हो गई। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि खाली वो ही नहीं है जिसको ये सेम तरीके से फील होता है जब वो देखती है कि कई सारे बच्चे उसके पास जाते, उसकी तारीफ करते और कैसे ह्यूंगसुंग उनके साथ अच्छे से हंसते हुए बात करता। और ओहिजी ने ये अनगिनत बार कहानी सुन रखी है कि कैसे ह्यूंगसुंग लड़की को रिजेक्ट कर देता। उनका कन्फेशन सुनने के बाद तो ओहिजी थोड़ी बहुत ही पॉपुलर तो थी ही, लेकिन उसको डर था कहीं वो रिजेक्ट ना हो जाए और इसीलिए वो सीधा डायरेक्ट जाने के बजाय वो पहले चेक करने लग गई। ह्यूंगसुंग कहता है क्या है मेरे लिए? थैंक्स ओहिजी। और जैसे वो ह्यूंगसुंग के पास जाकर डाउट सोल्व करवाती, वो उसे छूने की कोशिश करती, वो कहती है मुझे माफ कर देना। ह्यूंगसुंग कहता है कोई बात नहीं, आई एम सॉरी। और ओहिजी को लगा कि जो ह्यूंगसुंग है उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड उसे एक सिग्नल दे रहा है ग्रीन लाइट का, और उससे अपने एक दोस्त की मदद से पूछना आखिरकार उसको किस प्रकार की लड़की पसंद है। ह्यूंगसुंग कहता है आइडियल टाइप, मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं, शायद हेजी की जैसी। मुझे वो लड़कियां पसंद है जो चीयरफुल पर्सनैलिटी की हो। और जो ओहेजी थी वो पूरी तरीके से बिलीव करने लग गई और उसके बाद उसने उसके साथ प्लान बनाने के लिए लिस्ट बना ली, एक गिफ्ट तैयार करा और एक लेटर लिखा। और एक दिन वो ह्यूंगसुंग के पास गई। वो कहती है ह्यूंगसुंग क्या तुम मेरे साथ चलोगे? और अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार उसे ये बैड एंडिंग एक्सपीरियंस हुई है। एक अमीर परिवार में पैदा हुई, जब बड़ी हुई तो कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया गया, एक स्पेशल एग्जिस्टेंस इस दुनिया में और एक सिंगल रिजेक्शन, पहली बार उसको दुख में ले गया। ओहेजी गुस्से के मारे अंदर अंदर जलने लग गई। प्रेजेंट में ह्यूंगसुंग कहता है और इसलिए तुमने गोल्डन सर्कल वालों को मुझसे बदला लेने के लिए हायर करा। ओहेजी कहती है तुमने कहा कि मैं तुम्हारी आइडल टाइप हूँ, पहले तुमने ही मुझे हिंट दी जबकि तुम मुझे पसंद नहीं करते थे, और उसके बाद मेरे लिए सब कुछ नर्क बन गया। लेकिन तुम तो अपनी पूरी जिंदगी के मजे ले रहे थे, तुम लगातार पॉपुलर बनते गए और बेहतर और बढ़िया मार्क्स लाते गए, और मुझे शिट की तरह फील हो रहा था कि मैं अकेली हूँ जो ऐसी जिंदगी जी रही हूँ। लेकिन मुझे थोड़ी मालूम था कि चीजें ऐसी चलती रहेगी और ऐसे हो जाएगा। मैं तो बस चाहती थी कि तुम उसी दुख को फील करो जो मैंने फील किया है, बस इतना ही। मैं वादा करती हूँ मैं दोबारा ये कभी नहीं करूंगी, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो, बस एक बार। ह्यूंगसुंग एकदम से ऐसा हो गया, एक ट्रूली प्योर एविल इंटेंशन के सामने किम ह्यूंगसुंग के सारे इमोशन गायब हो गए। ह्यूंगसुंग कहता है ओहेजी मैंने तुम्हें इसलिए रिजेक्ट नहीं करा था क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मुझे तुम्हें उसी दिन बता देना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हें डेट करने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता था। तुम एकदम से कई सारे स्नैक्स और गैजेट्स ले आए जैसे वो कुछ नहीं है, और मैं इन सब चीजों को हैंडल नहीं कर पाया। तो चाहे मैं तुम्हें पसंद करता लेकिन फिर भी मुझे तुम्हें रिजेक्ट करना पड़ा। ओहेजी ह्यूंगसुंग का हाथ पकड़ते हुए कहती है ह्यूंगसुंग अगर तुम ये बात मुझे पहले बता देते, पहले मुझसे ये सच बात बता देते तो मुझे इतने आगे जाने की जरूरत नहीं थी। क्यों ना हम पहले जैसे हो जाए जैसे हम हुआ करते थे। ह्यूंगसुंग कहता है नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है, और वो उसके बाल पकड़ लेता है। वो कहती है ह्यूंगसुंग कहता है मैं तुम्हें कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा जॉय, सब कुछ। फिर वो उसे मारने लगा। ह्यूंगसुंग अपने मन में कहता है तुम्हें कभी भी समझ नहीं आएगा आखिरकार मैं इतना ज्यादा आगे क्यों जा रहा हूँ। वो इसलिए वो 10 साल नर्क के लगातार बुली करना, और उसके बाद जो मैं कोमा में चला गया, और उसके बाद जो मिसफॉर्चून मेरी फैमिली के साथ हुआ वो अब की बार नहीं होगा। वो खाली इसलिए क्योंकि मैं लगातार फाइट कर रहा था इस चीज को रोकने के लिए, और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अपने आप को इंसान कहते हो। ये सब कुछ करने के बाद, मुझे नर्क में डालने के बाद, और साइड में खड़े खड़े देखकर, चाहे वो हो या ना हो, तुम्हारे जैसे लोग कभी बदलते नहीं है। ह्यूंगसुंग का कहने का यह मतलब था कि उसकी पास्ट लाइफ में जब वो लगातार बुली हो रहा था तब इसने उसे रोकने के लिए कुछ करा क्यों नहीं। उसके मार्क्स कम हो गए थे, वो एक कोमा में चला गया था, लेकिन तब तो ये कभी सामने नहीं आई और साइड में खड़े खड़े सब कुछ देखती रही। लगातार मारने की वजह से ह्यूंगसुंग के मुंह पे भी खून के छींटे लग गए। ह्यूंगसुंग कहता है बेहतर होगा कि तुम एक अच्छे प्लास्टिक सर्जन को ढूंढ लो, नहीं तो
तुम बहुत ज्यादा बिजी हो जाओगी पैसों को अपने फेस पर खर्च करते करते। तभी दरवाजा खुलता है। वो टीचर योंगचुल था। वो कहता है कम ऑन, अब तुम लड़कियों को भी मारने लग गए। ह्योंगसुंग कहता है ये वही थी। टीचर योंगचुल कहता है क्या मतलब? ह्योंगसुंग कहता है मैंने कहा कि वो ये थी जिसने गोल्डन सर्कल वालों को हायर करा। टीचर योंगचुल कहता है क्या सच्ची में? टीचर योंगचुल अपने मन में क्या लगता है कि सच्ची में गोल्डन सर्कल वालों की क्लाइंट है और इसने इसको इतना मारा। लेकिन अगर सच्ची में ये वही है जिसने उनको हायर करा है तो इसको उस एक्शन का जो प्राइस है वो तो चुकाना ही था। टीचर योंगचुल ये बात इसलिए कहता है क्योंकि अभी तक जिसने भी ह्योंगसुंग को उंगली करी, ह्योंगसुंग ने उनके उंगली के साथ पूरा हाथ भी तोड़ दिया और अब टीचर योंगचुल के लिए ये बात नॉर्मल हो गई है। टीचर योंगचुल कहता है मैं एक तरीका ढूंढता हूँ इसको हैंडल करने का, लेकिन इसके पेरेंट्स कोई एवरेज लोग नहीं है जो इस बात को ऐसे ही जाने देंगे। इसका जो फादर है वो ग्रेट प्रेस्टीज वाला है और डेसर में उसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है और ये अब की बार बाकी मामलों से काफी ज्यादा पेचीदा है। ह्योंगसुंग कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें हैंडल करने की जरूरत नहीं, बस तुम्हें इसे घर भेजना है, तुम्हें यही काम करना है। सीन कटता है। उसी लड़की का फादर कहता है व्हाट द हेल, किस पागल की इतनी हिम्मत जो मेरी बेटी के साथ ये करे। ओहेजी कहती है डैड रोते हुए, ये है ओहेजी के फादर ओ चुन सैम। वो कहता है क्या ये बास्टर्ड्स मरने के लिए कर रहे हैं? तब इसकी मदर कहती है हनी आप इसके बारे में क्या करेंगे? क्या आप उसको ऐसे ही जाने देंगे जिसने ओहेजी के साथ ये करा? वो कहता है तुझे लगता है मैं पागल हूँ? मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं किम ह्योंगसुंग, किम योंगचुल और गो चैन सभी को जेल में पहुंचा दूंगा इसकी वजह से। फिर वो अपने मन में कहने लगता है लेकिन उससे पहले उनकी इतनी हिम्मत, उन्होंने मेरी आइडेंटिटी को एक्सपोज कर दिया। वो चंग चैनसू ब्रोकर साले बास्टर्ड। वो उस ब्रोकर को फोन लगाने लगा लेकिन फोन में से आवाज आती है जिस नंबर को आपने डायल करा है वो करंटली बिजी है, प्लीज बाद में ट्राई करिए। वहीं दूसरी तरफ वो ब्रोकर कहता है हेलो। ह्योंगसुंग कहता है ये मैं हूँ किम ह्योंगसुंग, तुम सियोल में गोल्डन सर्कल वालों के ब्रोकर हो है ना? चुन चांसू वो ब्रोकर जंग चांसू कहता है हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आती है ओए बास्टर्ड तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? साले तू इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करने वाला है? मुझे बता आखिरकार मेरे बच्चे की ऐसी हालत कैसे हो गई? तूने शुरुआत में क्या कहा था? तूने कॉन्फिडेंटली कहा था कि सब कुछ गारंटेड है और फेल होने का तो कोई भी चांस ही नहीं है। क्या तूने ये नहीं कहा था कि तूने अभी तक सारे के सारे मिशन कंप्लीट कर रखे हैं और तूने 0 फेलियर काम कर रखा है? और क्या तू चाहता है कि मैं इसके बारे में बाकी लोगों को बता दूं? साले मुझे बता तुझे क्या लगता है कि तू सच्ची में इसको हैंडल कर सकता है? अगर मैं इसको गोल्डन लाइन के बारे में बताऊंगा साले जवाब दे मेरे। वो ब्रोकर जंग चांसू कहता है तुझे जो करना है वो कर। ओएजी का फादर कहता है क्या? जंग चांसू ब्रोकर कहता है मिस्टर ओ चनसम मुझे माफ कर देना लेकिन हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। जैसा कि तुमने कहा कि गोल्डन सर्कल ने कभी भी अपने मिशन को फेल नहीं करा है। अभी तक मैंने बहुत बढ़िया काम कर रखा है लेकिन इस मिशन की वजह से तुम्हें क्या लगता है कि मेरा क्या होगा? मेरे पूरी तरीके से लग चुके हैं लेकिन मुझे जिंदा भी तो रहना है ना? और इसीलिए मैंने सारे के सारे प्रूफ हमारी डीलिंग्स के किम ह्योंगसुंग को दे दिए हैं। ओह मुझे मालूम है कि तुम्हें लगता है कि ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स होते ही नहीं, लेकिन ये दुनिया इतनी भी सिंपल नहीं है। ये तो बस एक इंश्योरेंस था जो मैंने अपने पास संभाल कर रखा था। ओहेजी का फादर गुस्से में चिल्लाने लगा साले क्रेजी बास्टर्ड, अगर मैं मरूंगा तो मैं तुम लोगों को भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। मैं तुम्हें रिपोर्ट करूंगा, पूरे के पूरे गोल्डन सर्कल को एक्सपोज कर दूंगा। अगर मैं गया तो हम सभी लोग एक साथ मरेंगे। जंग चैनसू ब्रोकर कहता है ओ साले एसोल, क्या तू सिचुएशन को समझ भी रहा है? तुझे क्या लगता है मैंने वो सब चीजें उससे इसलिए दी ताकि मैं भी तेरे साथ मरने वाला हूँ? क्रेजी बास्टर्ड अपनी आंखें खोल, अब से जो कुछ भी होने वाला है वो सब कुछ तेरे ऊपर होने वाला है, समझा? ओहेजी का फादर चिल्लाने लगा साले कितनी हिम्मत, मेरे सामने मेरे फोन काट रहा है। ये व्हाट द हेल, ये कौन आया इतनी रात को? साला कौन है? और वहीं दूसरी तरफ वही ब्रोकर अपने मन में कहता है साला इसकी माँ का। सीन पास्ट में जाता है। ब्रोकर कहता है कौन है? किम ह्योंगसुंग कहता है ये मैं हूँ किम ह्योंगसुंग, सियोल में गोल्डन सर्कल के ब्रोकर जंग चांसू तुम ही हो है ना? आज मैंने ओहेजी को जल्दी घर भेज दिया। जंग चांसू कहता क्या? किम ह्योंगसुंग कहता है अपने मिशन में लगातार फेल होना और लगातार अटेम्प्ट करना जब तक कि वो मिशन कंप्लीट ना हो जाए, ये चीजें तो गोल्डन सर्कल वाले मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर क्लाइंट की आइडेंटिटी एक बार रिवील हो गई ये दूसरी और अलग बात है जिसे गोल्डन सर्कल वाले कभी भी अनदेखा नहीं कर सकते। ब्रोकर अपने मन में कहने लगा कि क्या आखिरकार इसको कैसे पता चला कि ओहेजी क्लाइंट है और इसे तो मेरा नंबर भी मालूम है, ऐसा कैसे हो सकता है? ब्रोकर कहता है क्या चोई टाइजुन ने धोखा दे दिया? किम ह्योंगसुंग कहता है तुम जल्दी सोच लेते हो तो इसका मतलब है कि तुम बन चुके हो एक थ्रेट गोल्डन सर्कल के सर्वाइवल का, और अब बस एक ही चीज बाकी रह गई है गोल्डन सर्कल वालों को करनी, और वो है उन सभी चीजों को गायब करना। खाली ओहेजी के फादर नहीं बल्कि वो ये मेक श्योर करेंगे कि तुम अपने इस घटिया
मुंह से एक शब्द भी बाहर ना निकाल पाओ। ब्रोकर कहता है, साले तू क्या कहना चाहता है फकिंग बास्टर्ड। यंगसुंग कहता है, क्या तू जिंदा रहना चाहता है? ब्रोकर कहता है, क्या? यंगसुंग कहता है, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, क्या तू जिंदा रहना चाहता है? जाकर अपने बॉस को रिपोर्ट कर कि तूने सक्सेसफुली इस अपने काम को कंप्लीट कर लिया है। उनको जाकर के कि तूने सक्सेसफुली परफेक्टली मेरे साथ डील कर ली है और क्लाइंट भी बहुत ज्यादा खुश है। चोई टाइजुन का काम भी पूरा हो गया और इसीलिए उसे वापस सोल भेज दो। ब्रोकर कहता है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो जो क्लाइंट है वो खुश नहीं होगा इसके बारे में। यंगसुंग कहता है, उसे धोखा दे दो। अभी ये वक्त नहीं आया है कि तुम अपने बारे में छोड़कर और लोगों के बारे में चिंता करो। और अभी प्रेजेंट में ओहेजी का फादर कहता है, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ पर किम यंगसुंग ओहेजी के घर पर आ गया था। किम यंगसुंग कहता है, मुझे लगा था कि अभी तक तुझे सिचुएशन के बारे में पता चल गया होगा, बैठ जा। ओहेजी का फादर कहता है, साले खड़ा हो नहीं तो मैं। किम यंगसुंग कहता है, बकवास करना बंद कर और आराम से बैठ जा। ओहेजी का फादर कहता है, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? किम यंगसुंग कहता है, बहुत हुआ, मैं तुम्हें 2 चॉइसेस देने वाला हूँ। पहला, तुम मुझसे अपना बदला लो, तुम इस केस के बारे में पुलिस को रिपोर्ट करो और तो और गोल्डन सर्कल वालों को कहो कि वो इस मामले पर चेक करे, और अगर ऐसा हुआ तो मैं जो प्रूफ मुझे जंग चांसू से मिला है वो मैं पूरी दुनिया में फैला दूंगा। ऑफ कोर्स खाली ऐसा करने से गोल्डन सर्कल गायब नहीं होगा, लेकिन ऐसा करने से एक बात पक्की है कि तुम और जंग चांसू गायब हो जाओगे। ओहेजी के फादर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। किम यंगसुंग कहता है, तुम जाओगे जेल में और तुम्हारी बेटी ओहेजी जुवेनाइल डिटेंशन में। तुम दोनों के लिए यही तुम्हारा फ्यूचर इंतजार कर रहा है। तुम्हें पता है मजाक की बात क्या है? तुम वहाँ जेल में 3 साल के लिए रहोगे, लेकिन ओहेजी वो वहाँ पर बस कुछ महीनों के लिए। और तुम्हें क्या लगता है कि उसके साथ क्या होगा बिना उसके ग्रेट फादर के? क्या वो मुझसे बच पाएगी? ओहेजी और उसकी माँ डर के मारे कांप रही थी। ओहेजी के फादर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, क्या तुम मुझे धमका रहा है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसा करके बच पाओगे? किम यंगसुंग कहता है, अंकल मुझे बुली करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरे पीछे गो चैन है। मैं उससे कहूंगा कि वो ओहेजी की टांगे तोड़ दे और उसकी आंखें नोच कर बाहर निकाल ले। तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं कर सकता? मुझसे बेहतर तो वो ये जानती है। ओहेजी को कुछ होने लगा। उसकी माँ कहती है, ओहेजी जागो, क्या हुआ? किम यंगसुंग कहता है, काम डाउन, तुम्हारे पास अभी भी एक और दूसरी चॉइस है। और फिर किम यंगसुंग एक चाकू को नीचे फेंक देता है। किम यंगसुंग कहता है, अपने हाथों से ओहेजी की नस काट डाल। ये मेक श्योर करना कि ये डेमन कभी भी इस दुनिया में दोबारा वापस ना आए। ये कहने के बाद यंगसुंग वहाँ से चला गया। ओहेजी की माँ कहती है, ये क्या बकवास कर रहा था? ये बहुत ज्यादा क्रेजी है। हनी जल्दी पुलिस को फोन करो। तुम क्या कर रहे हो? वो जा रहा है, मैंने कहा पुलिस को फोन करो अभी के अभी। हनी वो तो बस उस चाकू को ही देख रहा था। उसका हाथ चाकू के पास कांपते हुए बढ़ने लगा। वो कहने लगा, वो बास्टर्ड, उसने एक भी बात गलत नहीं कही। वो कहने लगी, हनी स्टॉप, रुक जाओ, वो हमारी डॉटर है, क्या तुम पागल हो? वो कहता है, अगर ये काम नहीं हुआ तो मैं जेल जाऊंगा। म्यूजिक कंस्ट्रक्शन का गो चैन उसके पीछे है। आखिरकार हम उसे हैंडल कैसे कर सकते हैं? ये घर मेरा बिजनेस, इसका कौन संभालेगा? और मेरे बिना क्या तुम हमारी प्यारी ओहेजी को प्रोटेक्ट कर सकती हो? तभी तो मैंने तुम्हें कहा था कि बच्चों को इतना ज्यादा मत बिगाड़ो। वो कहने लगी, हनी अपने आप को संभालो हनी। वो चाकू उठाता है और जब वो खड़ा होता है तो ओहेजी वहाँ से डर कर भागने लगी। वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी। जब वो वहाँ से भागने लगी, वो पीछे मुड़कर देखती है, उसके पीछे उसी का फादर चाकू लेके उसके पास पहुँच चुका है। ओहेजी बस मदद मांग रही थी अपनी मदर से। और वहीं दूसरी तरफ चंग जानसू ब्रोकर किम यंगसुंग के सामने बैठा हुआ था। वो कहता है, अगर तब भी जो ओ चांसम यानी ओहेजी का फादर सेकंड ऑप्शन को चूज करता है तो मुझे नहीं लगता है कि तुम अभी भी रुकने वाले हो, है ना? किम यंगसुंग कहता है, तुम्हें तो मालूम ही है, मैं धीरे धीरे करके उसे पहाड़ के किनारे पर ले आऊंगा। एक एक करके मैं उसके इलीगल कामों को एक्सपोज करूंगा जो भी उसने अपने बिजनेस में कर रखे हैं। और जब उसका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, वो बिल्कुल किनारे पर पहुंच जाएगा, तो मैं उन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक कर दूंगा जो तुमने मुझे दिए थे। मजेदार सुनने में लग रहा है ना? और अगर चांसम यानी ओहेजी का फादर ओहेजी की नसें काट देगा तो मैं उसे रिपोर्ट करूंगा कि उसने डोमेस्टिक वायलेंस भी करा है। और तब ओहेजी अपाहिज हो जाएगी, ना ही उसपे पैसे होंगे और ना ही कोई इस दुनिया में उसका कोई, वो हो जाएगी अकेली। ब्रोकर कहता है, तो तुम क्या प्लान कर रहे हो? तुमने मेरी मदद से थोड़ा टाइम और बाय कर लिया है, लेकिन एक ना एक दिन गोल्डन सर्कल वालों को इस बारे में मालूम चल जाएगा। यंगसुंग कहता
है हाँ, तभी तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें एक डील दे दूं। ब्रोकर कहता है एक डील? किम ह्यूंग कहता है ट्रोजन हॉर्स। तुमने मुझे वो डॉक्यूमेंट्स इसलिए नहीं दिए क्योंकि तुम स्टूपिड हो, वो इसलिए क्योंकि तुम मेरी मदद से जिंदा रहना चाहते थे। और तुम्हें भी ये बात मालूम है ना? तुम गोल्डन सर्कल वालों के लिए चीजों को बढ़ा सकते हो। मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताता हूँ, आखिरकार तुम गोल्डन सर्कल वालों के इतने ज्यादा लॉयल क्यों रहोगे? ये सब कुछ पैसों के बारे में। तो इसके बारे में क्या ख्याल है कि वही पैसे तुम मेरे जरिए से कमाओ? वो ब्रोकर हंसने लगा। वो कहता है ये तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो सब कुछ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पीछे म्यूजिक कंस्ट्रक्शन है तुम्हारी बैकर। उससे फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार मैं कितने किनारे पर आ जाऊं। मुझे बेवकूफ मत समझना। एक स्पाई बनना इसका मतलब है कि अपनी जान को रिस्क में डालना है। मैं ये एडमिट करता हूँ, जैसा कि तुमने कहा, कि मैंने गोल्डन सर्कल को इसलिए ज्वाइन करा था क्योंकि मैं कंट्री के टॉप पर जाना चाहता था, क्योंकि गोल्डन सर्कल के पास वो पावर है ऐसा करने की। और मैंने तुम्हारा काम बस इसीलिए करा क्योंकि मुझे गोल्डन सर्कल वालों से डर लगता है। लेकिन मेरे सामने तुम कह रहे हो कि ट्रोजन हॉर्स, तुम मुझे कह रहे हो कि ये सब कुछ मैं सिर्फ म्यूजिक कंस्ट्रक्शन की वजह से करूं और तुम्हारे ट्रस्ट के ऊपर? पागल हो क्या? ह्यूंग कहता है बिल्कुल टॉप पर। ब्रोकर कहता क्या? तुम ऐसा कैसे? ह्यूंग कहता है अगले 2 सालों के अंदर तुम इंचार्ज बन जाओगे टॉप टियर मेंबर्स के। गोल्डन लाइन एक ऐसी लाइन है जो सीधी है और इसके अंदर भी कई सारे क्लासेस हैं। टॉप टियर पॉलिटिशियंस, टॉप टियर बिजनेसमैन, टॉप टियर पुलिस ऑफिसर्स। गोल्डन सर्कल में उन्हें टॉप टियर कहा जाता है और टॉप टियर के मेंबर्स के पास अपने खुद के टॉप लेवल ब्रोकर्स हैं। जितनी ज्यादा उनकी हायर रैंक उतना ही बेहतर उन्हें रिवॉर्ड मिलते हैं ब्रोकर से। और उनके ऊपर एक टॉप टियर ब्रोकर एक्सेप्ट किया जाता है टॉप टियर का मेंबर बनाकर। वो ब्रोकर अपने मन में कहने लगा टॉप टियर की वाली बात कोई ऐसी महज छोटी बात नहीं है कि हर कोई उसके बारे में जान सकता है। आखिरकार इसको गोल्डन सर्कल वालों के बारे में कितना मालूम है? और ये कहता है टॉप टियर। क्या ये पागल है? लेकिन अगर जो ये कह रहा है क्या ये सच्ची में पॉसिबल हो सकता है? ऑफ कोर्स अगर गोल्डन सर्कल वालों को मेरे धोखे के बारे में पता चल गया तो मुझे महंगा प्राइस देना पड़ जाएगा। लेकिन 2 सालों के बाद मैं आसानी से कोरिया को छोड़कर जा सकता हूँ बिना किसी रिग्रेट के। और अगर जो किम ह्यूंग है वो गोल्डन सर्कल को गिराने में मैनेज कर पाएगा तो एक ही बार में 2 शिकार हो जाएंगे और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगी बात। ब्रोकर कहता है तो आगे बताओ, आखिरकार तुम मुझे टॉप टियर मेंबर कैसे बनाओगे? ह्यूंग कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में बस 1 महीने के लिए चुप रहो, बस 1 महीना। और जैसा ये महीना खत्म होगा तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुम चाहते हो, द गोल्डन सर्कल, गोल्डन लाइन, टॉप टियर। जंग चांसू वो पक्का ये सोच रहा होगा आखिरकार किम ह्यूंग को इसके बारे में कैसे मालूम चला। लेकिन ये ऐसी बात है जिसके बारे में कुछ सालों के बाद हर किसी को मालूम चल जाएगा। जब किम ह्यूंग कोमा में था हर जगह गोल्डन सर्कल वालों की खबर फैल रही थी। जो गोल्डन गेट था वो हिल रहा था, डगमगाने लग गया था क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे टॉप पीपल थे पूरी दुनिया के, चाहे वो पॉलिटिक्स में से हो या बिजनेस से। और बाद में पता चला कि उन लोगों को कहा जाता था टॉप टियर, उन्हें दिया जाता था एक स्पेशल ट्रीटमेंट। लेकिन उस केस को उन पावरफुल लोगों ने दबा दिया बिना किसी एक भी टॉप टियर मेंबर का नाम रिवील किए। और इतना काफी नहीं है इस गोल्डन सर्कल को नीचे गिराने के लिए। वो पावर, वो पैसा